ज्यादातर गांव में आप जानते होंगे ऐसा, एक लेडी होती है, पूरे गांव में जितनी भी वुमेन है उनकी प्रेगनेंसी को देखती है, उनकी सारी डिलीवरी नॉर्मल होती है। जब हम शहर में आते हैं, डिलीवरी जो नॉर्मल गांव में हो रही थी वो ऑपरेशन होने लगता है। गांव में जो बहुत कॉमन नाम है वो है दाई, वो सबकी डिलीवरियां कराती है। इसके चलते माँ एवं बच्चे की डेथ रेट्स बहुत ज्यादा हाई हो गए थे। जो दाई माँ होती है वो विद एक्सपीरियंस डिलीवरी करा रही है, बट शी इज नॉट अ स्किल्ड पर्सन फॉर दिस। ये भी प्रश्न पूछिए कि नॉर्मल डिलीवरी जब होती थी तो उसमें से कितने बच्चे मरते थे और कितनी माएँ ब्लीड करते करते मर जाती थी। चाइना में जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है वही सोशल मीडिया पे बात कर सकता है, इंडिया में वो लॉ नहीं है, तो कोई भी कुछ भी बता रहा है। आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आते हैं कि हमने ये वीडियो देखा था और हमने वो करा और ये प्रॉब्लम हो गई? ये जो कैटेगरी ऑफ पेशेंट होता है इसको हम गूगल पेशेंट बोलते हैं। पेशेंट आपके पास आता है और वो सीधे अपने मुंह से अपनी डायग्नोसिस बोलेगा कि मैडम मुझे तो ये तकलीफ है, अब आप बताइए इसका करना क्या है। सोशल मीडिया आपको हर चीज़ नहीं बता सकती। हमें 35 साल के बाद बच्चा धारण करने में परेशानी आती है। प्रेगनेंसी रिलेटेड, इनफर्टिलिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन जब बढ़ते हैं तो फिर वो चेन कभी खत्म नहीं होती। मैं उपेंद्र अवस्थी अगले माइंड एंड लॉक के एपिसोड में आ गया हूँ और आज हम बहुत ही सीरियस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। विमेन हेल्थ के ऊपर आज हम बात करेंगे, प्रेग्नेंट विमेन हेल्थ के बारे में। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुश्री रावत, जिन्हें 10 ईयर एक्सपीरियंस है और ये एसएन मेडिकल कॉलेज में भी प्रैक्टिस कर चुकी है 1.5 साल, और शी इज गायनेकोलॉजिस्ट एंड लेप्रोस्कोपिक सर्जन। मैम का वेलकम करते हैं। मैम वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। थैंक यू, आई एम ऑनर्ड टू बी देयर ऑन द स्टेज। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक्स फॉर कमिंग। और आपने हमारे लिए टाइम निकाला, इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ आपको। थैंक यू। तो शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया, बहुत सारे ऐसे मिथ्स हैं जिनके बारे में हम लोग घर पे बात करते रहते हैं। तो मुझे थोड़ा सा पहले आप अपने बारे में इंट्रोड्यूस कर दीजिए हमारी ऑडियंस को, तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन आंसर शुरू करते हैं। मैं डॉक्टर अनुश्री रावत हूँ। आई एम अ हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिशियन एज वेल एज अ गायनेकोलॉजिस्ट एंड अ लैप्रोस्कोपिक सर्जन, एंड हियर इन आगरा आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम पास्ट 10 years। मेरे सेंटर का नाम आगरा वुमेन वेलनेस सेंटर है, and I am the chief consultant over there, and hopefully I am delivering my best to my patients, and that's why I am here. ओके मैम, थैंक यू। तो अब हम शुरुआत करते हैं कुछ मिथ ब्रेकिंग क्वेश्चंस के साथ, जो बहुत कॉमन क्वेश्चंस हैं जो आते हैं। मैं क्योंकि गांव से आता हूं, तो शुरुआत में मैं वहां पर मैंने कुछ पढ़ाई भी करी है, फिर हम लोग शहर शिफ्ट हुए। तो वहां पर क्या होता है, और ज्यादातर गांव में आप जानते होंगे ऐसा, कि एक लेडी होती है जो उस पूरे गांव में जितनी भी वुमेन है उनकी प्रेगनेंसी को देखती है। Definitely. और वहां पर बहुत सारे ऐसे मतलब क्वेश्चन जो हम लोग पूछ नहीं पाते हैं उनसे, वो बस गई और डिलीवरी हो गई, और उनकी सारी डिलीवरी नॉर्मल होती है। कोई भी वहाँ ऑपरेशन का तो पॉसिबिलिटी है नहीं। बट जब हम शहर में आते हैं तो वही डिलीवरी जो नॉर्मल गांव में हो रही थी वो ऑपरेशन होने लगता है। इसके बारे में थोड़ा सा आप एक्सप्लेन। देखिए, शुरुआत जहाँ से करते हैं, गांव में बेसिकली जो बहुत कॉमन नाम है वो है दाई। जो दाई माँ होती है वो सबकी डिलीवरियां कराती है। अब ये पहले चलता था और इसके चलते हमने बहुत ज़्यादा माँ एवं बच्चे की डेथ रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो गए थे, जिसे मैटरनल मोर्टालिटी एंड न्यूनेटल मोर्टालिटी इंडेक्स बोला जाता है, जो बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। क्योंकि डेफिनेटली जो दाई माँ होती है वो विद एक्सपीरियंस डिलीवरी करा रही है, बट शी इज़ नॉट अ स्किल्ड पर्सन फॉर दिस। ठीक है, तब जाके गवर्नमेंट ने आशा कार्यकर्ता, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सेंटर्स, इस तरह से स्टेजेस बनाए। राइट। तो अब फिलहाल के लिए जो सिनेरियो रहता है वो ये है कि गांव में हर प्रेगनेंसी की महिला एक आशा कार्यकर्ता के अंडर रजिस्टर्ड होती है। आशा कार्यकर्ता का काम क्या है कि महिला को समय समय पे पीएचसी या प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर पे लेके आना, उसका चेकअप कराना, उसकी डिलीवरी तक उसके साथ रहना। डिलीवरी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होएगा तो वही पेशेंट प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर से डिस्ट्रिक्ट या टर्शरी केयर सेंटर पे शिफ्ट किया जाएगा, जिससे कि हम माँ और बच्चे को बेहतर सर्विस वो दे सकें, सर्विसेज, एज वेल एज उनके साथ जो रिस्क फैक्टर्स हैं डिलीवरी से रिलेटेड वो सब ना के बराबर हो। अब रही बात जो आपका प्रश्न है कि पहले नॉर्मल डिलीवरियां ज़्यादा होती थी, सिजेरियन बहुत कम होते थे। लेकिन ये भी प्रश्न पूछिए कि नॉर्मल डिलीवरी जब होती थी तो उसमें से कितने बच्चे मरते थे और कितनी माएँ ब्लीड करते करते मर जाती थी।
ये भी इंडेक्स काफ़ी हाई है, क्योंकि गांव की महिलाओं का जब तक आप उन्हें ढंग से असेस करके आप डिलीवरी कराने तक पहुंचते हैं, तब तक इतने रिस्क फैक्टर्स बढ़ चुके होते हैं कि अगर वो लेडी अपने पूरे काल में, जीवन काल में 6 से 8 बच्चे जन रही है, तो उसके 2 से 3 बच्चे खराब भी हो रहे हैं। ओके, यही जिसका चीज रिकॉर्ड नहीं है, जिसका actually। रिकॉर्ड नहीं है, जिसकी कोई आगे बातचीत होती नहीं है, बिल्कुल। और इसको लेके महिला या महिला से संबंधित उसके घर वाले हॉस्पिटल या कहीं और लेके जाते नहीं है उसको शायद पैसे के normal डर भी से। मानते हैं कि हाँ ये तो होगा ही। नॉर्मल माना जाता है, या आप ऐसे कहें पहले ज़माने की ये बातें थी। अब बिकॉज ये चीज़ें अवेयरनेस बढ़ गई है, एंड फॉर अस एवरी फीमेल, एवरी वुमेन इज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आपके इंडियन परिवार का बैकबोन एक महिला है। बिल्कुल सही बात। आज की डेट में अगर महिला बैठ जाए बीमारी से, तो आपके घर की चौकी से लेके कुछ भी नहीं चल सकता। बिल्कुल सही बात। तो फिर महिला की हेल्थ को इतना निगलेक्ट क्यों किया जाए? एंड वाई शुड शी सिट क्वाइटली? बिल्कुल सही बात। अगर वो अपनी कंप्लेंट नहीं बताएगी और आप हॉस्पिटल तक नहीं लाएंगे, तो उसका उपचार होएगा कैसे? Now when we come to the point कि सिजेरियन रेट क्यों बढ़ जाता है शहरों में आके? शहरों में आके सिजेरियन रेट इसलिए बढ़ता है क्योंकि आपके पास स्क्रीनिंग फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जहाँ हमें हाई रिस्क स्क्रीन हम कर सकते हैं, वहाँ हम पेशेंट को भी ऑप्शन देते हैं कि ये रिस्क लेते हुए नॉर्मल डिलीवरी होएगी। क्या आप ये रिस्क अपने लिए और अपने बच्चे के लिए लेने को तैयार हैं? एज अ पेरेंट मैं तो नहीं हाँ बोलूँगी। बिल्कुल सही बात। मैं ना अपने आप को खोना चाहूँगी, ना मैं अपने बच्चे को खोना बिल्कुल सही चाहूँगी। एंड एज अ डॉक्टर आई विल नेवर पुट माई पेशेंट एट रिस्क, जब ये जानते हुए कि बच्चा डिलीवरी के बाद NICU जा सकता है या फिर बच्चा मर भी सकता है। इस चीज़ को लेके मैं पेशेंट को काउंसिल पूरे तरीके से करूँगी, और फिर ये एक कंबाइंड डिसीजन होएगा। ये सिर्फ डॉक्टर का अकेले का डिसीजन नहीं है। डॉक्टर का डिसीजन तब आता है जब हमें पेशेंट से हामी मिल जाती है, एक कंसेंट मिल जाती है कि हाँ डॉक्टर साहब आप आगे बढ़िए, आप जो सोच रहे हैं हम उसके हित में काम करना चाहते हैं। तब जाके डिलीवरी ऑपरेशन तहत होती है, एंड फॉर श्योर पेशेंट और माँ सेफ रहे, ये सोच के होती है। जैसे आपने आधे मेरे क्वेश्चन का तो अगले क्वेश्चन का जवाब दे दिया, पर ऐसा मेरे साथ भी पर्सनली हुआ, और ये कॉमन सोचना है कि आप अभी शहर में किसी भी डॉक्टर के पास जाइए और उससे बोलिए कि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है और आप सबको नॉर्मल डिलीवरी चाहिए, और वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए तो डॉक्टर ने चेक किया और बोला कि ठीक है हम उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। और लास्ट डे तक, मतलब ये मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, किसी का सुना हुआ नहीं बता रहा, लास्ट डे तक हमें ये पता था कि नॉर्मल डिलीवरी होनी है, और एक दिन पहले 24 घंटे पहले हमें पता चला कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती और अब आपको सिजेरियन कराना पड़ेगा। और फिर उस समय क्या होता है कि जो मेरी वाइफ है वो पेन में है उनकी मम्मी पेन में थी, मैं बहुत फ्रस्ट्रेटेड, मतलब मुझे ऐसा लग रहा था बस कि दोनों लोग सेफ रहें बस, और कुछ नहीं, डॉक्टर ने बोला है तो मतलब बस कराना है मुझे और मुझे कुछ नहीं सोचना है। तो मैंने ओके करा और ऑपरेशन हुआ और बेटी हुई मेरे, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। पर जो मैं पहले से ही मेंटली प्रिपेयर होके वहां गया था कि मतलब सिजेरियन हो ही जाएगा, जैसा मतलब क्यों जैसे ही डॉक्टर ने बोला मैंने बोला कर दो, क्योंकि मुझे मालूम थी ये तो होना ही है। तो इसके बारे में थोड़ा सा आप बताओ, ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन। आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, बहुत कॉमन मिथ है, एंड इसको मैं मिथ भी नहीं बोलूंगी, ये एक धारणा है। जो एक मरीज एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जब आता है, घुसता है, तो हमेशा ये दिमाग में लेके चलता है कि मैडम ने तो ऑपरेशन ही करना है। बिल्कुल, चाहे वो अभी कितना भी बोल रही है कि लेकिन नहीं यही मरीज यही धारणा लेके सरकारी में कभी नहीं जाता है। ठीक है, अब इसमें मैं मरीज की धारणा को गलत नहीं ठहराऊंगी, लेकिन मैं ये आपको बताना चाहूंगी, हर महिला की हर डिलीवरी एक इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच है। उसका पहला बच्चा नॉर्मल हुआ है, दूसरा ऑपरेशन से हुआ है, या अदरवाइज बोलेंगे पहला ऑपरेशन से हुआ, दूसरा नॉर्मल हुआ। एक महिला के लिए हर डिलीवरी अलग अलग है, हर डिलीवरी के रिस्क फैक्टर्स अलग अलग हैं। तो जब आप बात करते हैं कि महिला को अंत तक नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल दिया गया और फिर ऑपरेशन में कन्वर्ट हुआ, ये बात पूरी तरह से इसलिए सच है क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी इज अ डायनेमिक प्रोसेस। जो उस समय
क्या आपके बच्चे के साथ, आपके साथ क्या प्रोसेस चल रही है, उसको कैलकुलेट करते हुए, उस रिस्क फैक्टर को कैलकुलेट करते हुए आगे प्रोग्रेस होती है। एंड इट इज़ नॉट 1 मिनट, 2 मिनट या 2 आवर प्रोसेस। कुछ महिलाओं में 2-2 दिन लग जाते हैं, कुछ महिलाओं में 12 से 18 घंटे लगते हैं, इंटायरली डिपेंडिंग हर पेशेंट का कैसा प्रोग्रेस हो रहा है। पूरे प्रोग्रेस में क्या बच्चा आपका साथ दे रहा है, क्या बच्चे की धड़कन सही चल रही है, क्या बच्चा जिसे नॉर्मल रास्ते से निकलना चाहिए, क्या वो उस रास्ते में एंटर कर रहा है उस पोजीशन में। सो ऑल दिस फिजिक्स इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड, इट इज नॉट इजी। 2+2 = 4 नहीं होता, ठीक है। इतने कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को एक डॉक्टर आपको पहले से कैसे बता सकती है? कोई नहीं बता सकता आपको। जब तक वो पेशेंट उस नॉर्मल डिलीवरी के फेज में वहाँ एडमिट होएगी, उनके ऑब्जर्वेशन में कुछ घंटे वो ऑब्जर्व करके देखेंगे कि मरीज किस तरह से प्रोग्रेस कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही वो आपको एवरी आवर अपडेट देते रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। एंड कभी भी ये घड़ी बदल सकती है। नॉर्मल डिलीवरी का ट्रायल लेते लेते बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा ऑक्सीजन नहीं ले पाता और बच्चा खराब होता है। बच्चे को सेरेब्रल पैल्सी होती है, जिसे हम एक हाइपोक्सिया, फीटल हाइपोक्सिया की कैटेगरी में डालते हैं, क्योंकि जब दर्द आ रहा होता है तब बच्चे को ऑक्सीजन नहीं मिल रही होती। उतना टाइम वो बच्चा कैसे ना बाहर निकल रहा है, वो प्रोसेस एक ऑब्स्टेट्रिशियन आपको मॉनिटर करके बता रही है। जब उसे ये लग रहा है कि रिस्क फैक्टर ज़्यादा है बच्चे पे, डेफिनेटली वो आपको ऑपरेशन के लिए ही हिदायत देगी। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे शी वांट्स द मदर एंड द बेबी टू बी हेल्दी, राइट। कहीं बहुत हद तक ये भी बात सही है कि ऑपरेशन की डिलीवरी रेट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। पहले 80% नॉर्मल डिलीवरी होती थी, अब लेस देन 50% नॉर्मल डिलीवरी होती है। बिल्कुल सही बात है। ओनली रीज़न इज एज अ पेरेंट या एज अ पेशेंट ना कपल बहुत पेशेंस होल्डिंग है। बिल्कुल। दूसरा, ऑब्स्टेट्रिशियन जो है उसके ऊपर इतना प्रेशर है टू डिलीवर अ गुड एंड अ हेल्दी रिजल्ट कि वो भी पेशेंस उतना ही रख सकती है जितना कैलकुलेटेड रिस्क पेशेंट लेने को तैयार है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। प्लस द लीगल सिस्टम ऑफ दिस मतलब आवर कंट्री, इसमें डॉक्टर को सबसे पहले आरोपी ठहराया जाता है, क्योंकि प्राइमरी हेल्थ गिवर, प्राइमरी पर्सन जो डिसीजन ले सकता है उस टाइम पे वो डॉक्टर है। तो एज अ पर्सन, एज अ डॉक्टर, आप अपने आप को कितने बड़े रिस्क में रखोगे सिर्फ एक नॉर्मल डिलीवरी का सेटिस्फैक्शन देने के लिए पेशेंट को, उतना रिस्क वो ऑब्स्टेट्रिशियन कैलकुलेट करके आगे बढ़ेगी। बट आज की डेट में ऐसा कोई ऑब्स्टेट्रिशियन नहीं होगा जो जानबूझ के नॉर्मल केस में डिलीवरी सिजेरियन में कन्वर्ट करे, unless or until there is a high risk factor. ओके। वो एक्चुअली में दिमाग में बस ये चलता है कि नॉर्मल डिलीवरी और सिजेरियन में प्राइस डिफरेंस है, तो ये एक बन गया है। ये जो आपकी धारणा है कि प्राइस डिफरेंस है, ये मैं आपको क्लियर करना चाहती हूँ। पहले के ज़माने में बहुत डिफरेंस होता था। ओके। आज के ज़माने में जो न्यू डॉक्टर्स हैं, हम सबकी धारणा ये है कि आइदर द फीस शुड बी द सेम, या फिर नॉर्मल डिलीवरी में हमारी फीस ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि हम हर घंटे पेशेंट के साथ हैं उस समय, और ये हमारे लिए भी उतना ही चैलेंजिंग टास्क है जितना पेशेंट के लिए है। सिजेरियन हमारे लिए चैलेंजिंग है, बट हम उससे बहुत जल्दी फ्री भी हो जाते हैं, जो ड्यूरेशन पेशेंट के साथ डॉक्टर का है। व्हेन यू टॉक अबाउट नॉर्मल डिलीवरी, हमें पल पल की खबर रखनी है। हमारा दिमाग में भी उतने ही कैलकुलेशंस चलते हैं जब तक डिलीवरी एंड नहीं हो जाती। रादर डिलीवरी एंड होने के बाद भी हमें 6 घंटे तक पेशेंट को अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए डॉक्टर की फील्ड नॉर्मल डिलीवरी के हिसाब से तो ज़्यादा चैलेंजिंग है। तो हमारी जनरेशन जो आजकल के न्यू डॉक्टर्स हैं, दे ऑलवेज से दैट क्योंकि हमारी स्किल ज़्यादा यूज़ हो रही है, या कहने की बात है कि हम ज़्यादा उसमें मेहनत कर रहे हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी हमारे लिए ज़्यादा एक्सपेंसिव चीज़ है। बल्कि ये बहुत अच्छी चीज़ होगी, मुझे जैसा लगता है कि ये जो मिथ है ये भी हटेगा इससे, और लोगों को, मतलब जो डॉक्टर्स हैं उनको जो ये वाली चीज़ थी, मतलब अभी आपने क्लियर करी कि ज़्यादा फीस का डिफरेंस नहीं रह गया है। तो अब नॉर्मल डिलीवरी अगर डॉक्टर को करनी होगी, जैसे शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, ऐसा मैं कहीं सुन रहा था कि ऐसा कुछ है कि जो डॉक्टर हैं गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में, वो अगर नॉर्मल डिलीवरी कर रहे हैं तो उनको कुछ पॉइंट्स या कुछ चीज़ ज़्यादा दी जा रही है, और अगर वो सिजेरियन कर रहे हैं तो कुछ कम दी जा रही है। किसी किसी स्टेट में ऐसा है, ये मैंने सुना है।
तो देखिए इंसेंटिव्स गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे होते हैं टू गिव अ बेटर रिजल्ट, बट एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग कम्स डाउन टू द मैटरनल मोर्टालिटी एंड द न्यूनेटल मोर्टालिटी। आपको माँ और बच्चा सेफ रखना है। इंडिया में आज वो भी first part। मेडिकल सिस्टम में बहुत सारी कमियां हैं जिसको हम काफ़ी हद तक आगे इम्प्रूव कर चुके हैं। राइट नाउ वी आर डिलीवरिंग द बेस्ट ऑफ द रिजल्ट्स एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। लेकिन आज भी मैटरनल मोर्टालिटी, न्यूनेटल मोर्टालिटी हाई है हमारे यहाँ, क्योंकि पॉपुलेशन इंडेक्स इतना हाई है और हर मरीज नॉर्मली हॉस्पिटल नहीं आता, वो घर पे ही डिलीवर करता है। जिस दिन घर पे डिलीवरी की प्रथा खत्म हो जाएगी उस दिन ये इंडेक्स भी धीरे धीरे नॉर्मलाइज होने लगेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इंसेंटिव गिवन टू द डॉक्टर। देखो डॉक्टर तो अपना काम कर ही रहा है, डॉक्टर ने तो ड्यूटी करनी ही करनी है। जब तक उसकी ड्यूटी का पेशेंट डिलीवर नहीं हो जाता, ना वो चैन से घर पे सो सकता है, ना वो हॉस्पिटल पे चैन से बैठ सकता है। तो पार्ट डिलीवरी किस प्रकार से हो रही है वो जरूरी नहीं है, बात ये है कि माँ और बच्चा क्या सेफ है, बिल्कुल वो जरूरी है। वही है हमें अपनी आगे वाली जनरेशन को भी तो सेफ्टी प्रोफाइल देनी है। बिल्कुल सही बात है। जैसे चाइना में अभी सोशल मीडिया में एक लॉ आया कि जिसमें ये बोला गया कि जो जिस फील्ड का एक्सपर्ट है वही सोशल मीडिया पे बात कर सकता है। अब डॉक्टर है, आप बता सकते हो कि बच्चा क्या हेल्थ होनी चाहिए, क्या चीज, मतलब सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हो बिकॉज यू आर सर्टिफाइड डॉक्टर और आप उसको बताओगे। बट यहाँ पर अभी क्या हो रहा है, इंडिया में वो लॉ नहीं है, तो कोई भी कुछ भी बता रहा है। उससे क्या इम्पैक्ट हो रहा है कि आपके पास कोई ऐसे पेशेंट आते हैं कि हमने ये वीडियो देखा था और हमने वो करा और ये प्रॉब्लम हो गई, और उनको आप क्या राय देना चाहते हो उन लोगों को जो रील देख के ये जो कैटेगरी ऑफ पेशेंट होता है इसको हम गूगल पेशेंट बोलते हैं। ओके। ये पेशेंट गूगल करके आता है और इसका सबसे पहला आइडेंटिफिकेशन मार्क होता है, पेशेंट आपके पास आता है, बैठेगा और वो सीधे अपने मुंह से अपनी डायग्नोसिस बोलेगा कि मैडम मुझे तो ये तकलीफ है, अब आप बताइए इसका करना क्या है। उसे पता है क्या प्रॉब्लम है। हाँ, तो जब हम इस तरीके के पेशेंट्स को शुरुआत में हैंडल करना शुरू करते हैं, सो मेन थिंग इज सोशल मीडिया आपको हर चीज़ नहीं बता सकती। बिल्कुल एक चीज़ कितनी वो सही है, कितना उसमें तथ्य है, वो आपको नहीं पता है। अब जब आप उस चीज़ को फॉलो आउट करना चालू करते हैं तो या तो आपको कुछ एडवांटेज मिलता है या कुछ नहीं मिलता है, रादर डिसएडवांटेज ज़्यादा मिलता है। ठीक है, इस तरीके के मेंटल स्ट्रेस से रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। सो व्हेन पेशेंट लैंड अप्स इन द ओपीडी, तो उसका फर्स्ट स्टेप होता है पहले तो उसको काउंसिल करके उसको डिटैच किया जाए कि जो आपका सोचना है वो गलत सोचना है, ये धारणा गलत है, इसको आप कंप्लीटली समझने की प्रयास करो पहले, और फिर उसके बाद बात करो कि आपकी बीमारी है भी या नहीं। डायग्नोसिस बनाना डॉक्टर का काम है एज अ क्लिनिशियन। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हम डायग्नोसिस नहीं बता पाएंगे, हम बिल्कुल आपसे फ्रीली होके बोलेंगे आप सेकंड थर्ड ओपिनियन ले सकते हैं किसी और डॉक्टर से, बट खुद डायग्नोसिस बनाओगे, खुद इलाज करोगे तो डेफिनेटली यू विल नॉट रीच एट पार। तो गूगल करना हर चीज़ के लिए सही नहीं है। गूगल इज़ गुड फॉर क्रिएटिंग अवेयरनेस, गूगल इज़ गुड फॉर सेटलिंग डाउन योर क्यूरोसिटी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू मेडिकल लाइन द ओनली पर्सन हु कैन गिव यू थरो ट्रांसपेरेंसी इज योर डॉक्टर, योर ट्रस्टेड डॉक्टर। ओके। एक क्वेश्चन और था मेरे दिमाग में, जो हम मतलब मेरे साथ और आपके जो हस्बैंड हैं डॉक्टर करण रावत, उनके साथ हुआ कि एक पेशेंट कोई आए, ये थोड़ा सा गायनी से अलग है बट मैं पूछ ले रहा हूँ फिर भी, क्योंकि हो सकता है कि किसी को ऐसा सेम प्रॉब्लम हुई हो। तो एक हॉस्पिटल है, मैं उसका नाम नहीं लूँगा, तो वहाँ पर वो पेशेंट थे और उनको रेफर किया गया कि आप दिल्ली चले जाओ, यहाँ पर कुछ नहीं हो सकता आपका, आप दिल्ली जाओ तुरंत। तो उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो मैंने बोला कि जो प्रॉब्लम है वो मेरे एक नोन है, आप उनसे एक बार कंसल्ट कर लो और हम लोग, हो सकता है कि शायद वो कुछ सही राय दे दे बिकॉज सेम उनकी कैटेगरी सेम है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो मैंने उनसे फ़ोन पे बात कराई, तो पहली बार जब सर ने बात करी तो फ़ोन पे उनको ये बोला कि इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं, फोन पे बोला। और जो एक रिनाउंड हॉस्पिटल है, मतलब ऐसा कोई छोटा मोटा हॉस्पिटल नहीं है, वो रिनाउंड हॉस्पिटल है, तो उन्होंने बोला कि आप दिल्ली ले जाओ। उन्होंने बोला इनको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और वो भी शॉक थे, मैं भी शॉक था, क्योंकि वो दिल्ली ले जा रहे थे, मुझसे पूछ रहे थे दिल्ली में हम कहाँ ले जाएं, तो आप डॉक्टर्स को जानते हो तो आप बता दो उनसे पूछ के। तब मैंने उनको फोन किया तो उन्होंने बोला कि आप अभी घर ले जाओ। तो फिर वो बहुत रिस्क था रात का, बट उन्होंने बोला आप घर ले जाओ। अगले दिन सुबह गए और उसके बाद उन्होंने ओपीडी से ही दवाई देके वापस भेज दिया,
वो दोबारा हॉस्पिटल में ना करण सर के हॉस्पिटल में आए, ना वो किसी हॉस्पिटल में गए, और अभी भी वो स्वस्थ है। तो ऐसा क्या हो जाता है, मतलब ये थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेनेशन चाहिए। बेसिकली देखिए, जैसे बहुत आम तरीके से मैं एक देती हूँ एक एग्जांपल कि आपने एक फ़ोटो खींची सनराइज़ की, ठीक है। मेरे को लगा ये सनराइज़ हो रहा है, आपको लगा ये सनसेट हो रहा है। ओके। हर फोटो का मतलब एक इंटरप्रिटेशन अलग हो सकता है, ठीक है। सेम इज विद द क्लिनिशियन, कितना एक्सपीरियंस है, किस तरीके के केसेस उन्होंने कितने बार हैंडल करे हैं, क्या उनका प्रीवियस एक्सपीरियंस है इस तरह के Same पेशेंट्स के case. साथ, Okay. ठीक है। हर चीज़ मायने रखती है। एज अ डॉक्टर या एज अ पर्सन अगर मैं बात करूँ तो हर कोई एक वरिष्ठ विशेषज्ञ को ढूंढता है। बिल्कुल। क्यों? Because क्योंकि experience उनका एक्सपीरियंस काउंट होता है, ठीक है। सेम इज़ इन दिस केस, अगर मैं बात करूं कि आपकी रिपोर्ट इंटरप्रिटेशन के हिसाब से था कि पेशेंट बहुत सीरियस है और वो टर्शरी केयर सेंटर पे रेफर होना चाहिए, एंड दूसरे डॉक्टर के हिसाब से पेशेंट स्टेबल है और वो कंफर्टेबल हो सकता है। इट entirely depends on the experience of both the doctors, whether both the doctors belong to a renowned hospital or they are running a small setup. Entirely एज एन इंडिविजुअल डॉक्टर का एक्सपीरियंस उस पेशेंट को लेके या उस कैटेगरी के पेशेंट को लेके कैसा है, उस पर निर्भर करता है। कितना कॉन्फिडेंट है क्लिनिशियन कि आप ठीक हो जाओगे। ये वर्ड बोलना बहुत आसान नहीं है, इसके पीछे बहुत ज़्यादा वजन रहता है, लेकिन जो क्लिनिशियन बोल रहा है अगर उसके पास तथ्य है कि ठीक हो जाएगा तो मरीज बिल्कुल वापस आता है, बिल्कुल हंसते हुए कि हाँ सर आपने ठीक कर दिया मेरे को। नहीं मैम, ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि हम तो जाते हैं कि ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हम इसमें जा रहे हैं तो मतलब इसमें अच्छे डॉक्टर्स होंगे। तो एज अ डॉक्टर आप तो बता सकते हो कि कौन सा डॉक्टर किसके पास क्या एक्सपीरियंस है, हमें तो नहीं पता, हमारे पास तो पेशेंट है बस, और हमारे पास एक हॉस्पिटल का नाम है। पहले इसलिए फैमिली फिजिशियंस का नाम बहुत फेमस होता था। हर चीज के लिए एक आपका फैमिली फिजिशियन होता था जिसके पास आप जाते थे, फिर वो अपने स्पेशलाइजेशन या अपने अनुमान से आपको रेफर करा जाता था। बट ये आपका भी कहना सही है कि अब इतना ज़्यादा बिकॉज ऑफ द एक्सपोजर, बिकॉज ऑफ गूगल एंड बिकॉज ऑफ द रीच, समझना मुश्किल है कि कहाँ सही इलाज होगा। लेकिन डेफिनेटली आज की डेट में भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं जो आपको सीधा रास्ता दिखाएंगे एंड डायरेक्टली आपको बता पाएंगे कि कितना अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं इसके लिए कहाँ ले जाएं, तो हम कैसे बताएं, मतलब ये बहुत कंफ्यूजिंग हो गया ना नॉर्मल लोगों के लिए, तो कि वो तो ब्रांड के पास ही जाते हैं। हम लोग, हमें शूज लेने हैं तो हम सोचते हैं कि भैया प्यूमा के ले लो, ब्रांडेड है, अच्छे ही होंगे। अब उसमें कुछ प्रॉब्लम निकल आई तब तो फिर दिक्कत है। ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। अब एक जो प्रेग्नेंट वुमेन है, एक प्रेग्नेंट वुमेन है, फर्स्ट मंथ है अभी, उसे पता चला 9 मंथ तक, आप मंथ वाइज बता सकते हैं कि क्या उसे करना चाहिए, किस मंथ में क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, क्या कॉम्प्लिकेशन होता है, अगर कोई चीज हो रही है उसके साथ तो वो नॉर्मल है या फिर एबनॉर्मल है, हमें उसके लिए तुरंत क्लिनिक पे जाना चाहिए। तो कुछ 2 मंथ 3 मंथ में हमें जाना चाहिए या कितनी बार हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, थोड़ा सा। ये जो प्रेगनेंसी है आपका, जो 9 मंथ का पीरियड है, बेसिकली इसे हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टिल 3 मंथ्स, सेकेंड ट्राइमेस्टर 4 to 6 मंथ, एंड थर्ड ट्राइमेस्टर 7 to 9 मंथ, एंड देन डिलीवरी। अब जो आपके पेशेंट की जो वो रहती है, चेकअप्स रहते हैं, ये ट्राइमेस्टर वाइज नहीं, ये मंथली होता है। एवरी मंथ शी इज सपोज टू गो टू हर गायनोकोलॉजिस्ट फॉर अ रेगुलर चेकअप, ठीक है। इस बीच में ट्राइमेस्टर वाइज डिफरेंट टेस्ट, डिफरेंट चीज़ें होती हैं सिम्टम्स के अकॉर्डिंग, जिससे हम समझ सकते हैं कि पेशेंट हाई रिस्क कैटेगरी में जा रहा है, नॉर्मल चल रहा है, सब सही चल रहा है या नहीं चल रहा। तो फर्स्ट 3 मंथ में नॉर्मल वुमेन्स में रहता है, तकलीफ होती है कि वॉमिटिंग हो रही है, बैक एक हो रहा है, फीवर जैसा लग रहा है, बॉडी एक हो रहा है, नींद बहुत आ रही है, कुछ लोगों को भूख नहीं लगती, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कुछ लोगों को पेट खराब लगता है कि कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा मोशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। तो इंटायरली डिपेंडिंग हर पेशेंट में अलग अलग सिम्टम्स रहता है। बट अगर मैं रिस्क फैक्टर्स की बात करूँ तो ऐसे में अगर आपको बहुत ज़्यादा पेन है या फिर बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है या कहीं से भी आपको ऐसा लगता है कि वोमिटिंग इतनी ज़्यादा हो रही है कि आप नॉर्मल पानी भी नहीं ले पा रहे हैं, फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, तो इस तरीके के केसेस में आपको अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास तुरंत ही जाना है विदाउट एनी फेल। अप टू 9 मंथ्स कौन सा ऐसा महीना होता है जिसमें सबसे ज़्यादा टेक केयर की ज़रूरत होती है?
वैसे तो पूरा 9 महीना ही आपको टेक केयर की ज़रूरत है, Okay. बिकॉज जैसे मैंने पहले भी बताया, इट इज़ अ डायनामिक प्रोसेस। हर दिन भ्रूण बढ़ रहा है, बड़ा हो रहा है, ठीक है। अब जब उसकी एक तरीके से आपके अंदर एक कोई ह्यूमन बीइंग ग्रो कर रहा है, तो आपकी बॉडी 24 घंटे काम कर रही है, बिल्कुल 24 आवर्स इट इज़ रनिंग, ठीक है। तो इसके संबंध में आपको हर टाइम पे क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, वो डॉक्टर आपको अगर पहले बता दे तो आप बोलोगे कि डॉक्टर डरा रहा है, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो आप बहुत केयरलेस हो सकते हैं। तो बेसिकली फर्स्ट 3 मंथ्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इस टाइम पे अगर आप कोई भी ऐसे करते हैं काम जिसमें ब्लीडिंग होती है, तो उस केस में फीटस इतना छोटा होता है कि हमें बचाना मुश्किल है। इसीलिए फर्स्ट 3 मंथ्स बहुत रिस्की होते हैं। उस टाइम तक प्रेगनेंसी इस्टेब्लिश हो रही है। 12वें हफ्ते, तीसरे महीने पे प्रेगनेंसी जब इस्टेब्लिश हो जाती है, तब हम बोलते हैं ये एक थोड़ा सा सेफ पीरियड है, सेकेंड ट्राइमेस्टर, जो आपका शांति से कट सकता है, ठीक है। बट इसमें भी आपके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं जो आगे आते हैं, जैसे कि बीपी डेवलप होना लगता है, डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है मरीज को, एनीमिया डेवलप हो सकता है, ठीक है। तो इससे संबंधित हमें मंथली चेकअप करना होता है। एंड देन कम्स द लास्ट 3 मंथ्स, 7 मंथ ऑनवर्ड। 7 मंथ ऑनवर्ड इसलिए रेस्ट करना ज़रूरी है क्योंकि उस टाइम पे अगर पेन्स आए या लीकिंग हुई या किसी भी प्रकार से डिलीवरी आगे बढ़ गई, तब बच्चा बहुत छोटा है बाहर आने के लिए, पूरे तरीके से मैच्योर नहीं है। इसीलिए लास्ट 3 मंथ्स आपके बिल्कुल सेफ एंड साइड होने चाहिए कि इसमें आप बेबी के घूमने का ध्यान रखें, एकदम हेल्दी डाइट लें, मोर ऑफ रेस्ट इज़ रिक्वायर्ड फॉर द मदर, एंड देन डिलीवरी तक आफ्टर 9 मंथ आप कंफर्टेबली डिलीवर करें। तो ये आपका पूरा 9 महीने का जो स्पैन है, इट इज़ नॉट अबाउट कि कुछ इंपॉर्टेंट है, कुछ कम इंपॉर्टेंट है, पूरा 9 महीना इंपॉर्टेंट है, उसको बहुत ध्यान देना है, बिकॉज सही बात है, Yes. रोज बॉडी में कुछ ना कुछ चेंज हो रहा है। रोज चेंज हो रहा है। लाइक जैसे हम बहुत कॉमन भाषा में बोलते हैं कि एक प्रेग्नेंट मदर एक टिकटॉक बॉम्ब की तरह है, ठीक है। तो आपको संभाल के ही चलना है। वी डोंट वांट कि आपका कोई भी अनफॉर्चुनेट इवेंट समय से पहले हो जाए, ठीक है। और डिलीवरी के बाद क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो थोड़ा सा और बताइए। और क्या ये इसमें भी ऐसा होता है कि ये पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करता है कि किसी को कुछ करना है, किसी को कुछ करना है? डिलीवरी पेशेंट टू पेशेंट डिपेंड करेगा डेफिनेटली। सेकेंडली, किस तरह की डिलीवरी हुई है उसके ऊपर निर्भर करेगा। नॉर्मल डिलीवरी में पेशेंट बहुत जल्दी नॉर्मल एक्टिविटी पर रिज्यूम कर सकता है। सिजेरियन में वही एक्टिविटीज़ करने में थोड़ा सा टाइम टेकिंग लगता है, बिकॉज बॉडी हील होने में टाइम लेती है। मोटा मोटा जो एक जापे का टाइम हम बोलते हैं 6 हफ्ते का, 1.5 महीने डिलीवरी के बाद का, वो दोनों ही कैटेगरी में ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा हाई न्यूट्रिशन उस टाइम पे मदर को देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज वो एक हीलिंग फेज़ में है, प्लस वो ब्रेस्ट फीड करा रही है। उसके साथ जो एकदम चेंज हुआ है, वो चेंज से वो एडजस्ट कर रही है, वेदर यू कॉल इट इमोशनल, हार्मोनल, फिजिकल, हर तरीके से वो एक महिला अपने आप को फिर से नए जीवन में तब्दील कर रही है। तो 1.5 महीना उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा व्हेन यू टॉक अबाउट न्यूट्रिशन, तो न्यूट्रिशन आपका दोनों ही केसेस में आफ्टर 6 to 7 डेज नॉर्मल डाइट पे पेशेंट आ जाना चाहिए, जिसमें उसका हाई आयरन, हाई रिच कार्बोहाइड्रेट एंड हाई प्रोटीन डाइट रहना चाहिए उसका, बिकॉज वो बच्चे को दूध पिला रही है। उसकी बॉडी जिस हीलिंग प्रोसेस में है, उसे प्रोटीन भी चाहिए, उसे एनर्जी भी चाहिए, ठीक है। और ये चीज़ दवाइयों पे निर्भर होकर नहीं हो सकती, उसे डाइट से ही इम्प्रूव होएगा। प्लस ये जो टाइम रहता है, इस टाइम पे क्योंकि महिला एक मेंटली एक बहुत बड़े चेंज से गुजर रही होती है, तो शी बेसिकली नीड्स अ लॉट ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। बहुत आसान है बोलना कि हर महिला माँ बनती है, लेकिन हर महिला को एक सपोर्टिव हस्बैंड, एक सपोर्टिव फैमिली जब मिलती है, वो महिला जिस तरीके से हेल्दीली ग्रो आउट करती है, वो बहुत अलग दिखता है। उसमें बच्चा भी बहुत हेल्दी होता है, माँ भी बहुत हेल्दी विचारों की होती है एंड फिजिकली फिट होती है, विच इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड बिकॉज शी इज़ द बैकबोन ऑफ योर फैमिली। नॉर्मली पोस्ट डिलीवरी के बाद हम एक्सरसाइजेस बताते हैं मरीज़ को, क्योंकि जो आपका बैक और जो आपका एब्डोमिनल मसल है, इन दोनों में बहुत चेंजेस आते हैं डिलीवरी के बाद। नॉर्मल डिलीवरी के बाद विदिन 15 डेज आप रिज्यूम कर सकते हैं बेसिक एक्सरसाइजेस, बट व्हेन यू टॉक अबाउट सिजेरियन डिलीवरीज, इसमें हम 3 महीने का पीरियड मांगते हैं फॉर कंप्लीट रिकवरी, एंड फिर उसके बाद धीरे धीरे आपको एक्सरसाइजेस शुरू करनी चाहिए। बट इन द एंड आई विल जस्ट सजेस्ट द मदर हैज़ टू बी एक्टिव।
ओके अगर वो एक्टिव नहीं रहेंगी तो उनकी बॉडी वापस उस शेप में नहीं जा पाएगी जो पहले थी, एंड फॉर द नेक्स्ट प्रेगनेंसी हर बॉडी नीड्स टू बी फिट। अदरवाइज आगे जाके हर्निया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, यूट्राइन प्रोलैप्स या जो बोलते हैं प्राइवेट पार्ट जो बाहर निकलने लगते हैं, इनके प्रोलैप्सिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके एक ये समझ लीजिए कॉमन मैन का क्वेश्चन कि अगर वो कोई व्यक्ति जिसके पास इतना पैसा नहीं है कि वो किसी प्राइवेट अस्पताल में जाके डिलीवरी करा पाए, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे वो कहाँ जाए? क्या गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ऐसे अभी हैं आपके हिसाब से कंडीशन जिसमें वो नॉर्मल डिलीवरी एक नॉर्मल इंसान करा सकता है, या फिर कोई और ऑल्टरनेट ऑप्शन आप सजेस्ट करोगे? गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अपग्रेडेशन किया है। ओके हम जिस टाइम से निकल के आए हैं उस टाइम से अभी तक के केसेस में देयर इज लॉट ऑफ डेवलपमेंट इन मेडिकल फील्ड। सो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स आर वेरी गुड। अदरवाइज अगर आप बात करें, इट इज़ जस्ट दैट उनके पास इतना वर्कलोड है, इतना पेशेंट लोड है कि आपको एक पर्सनलाइज इंडिविजुअलाइज्ड अप्रोच किसी डॉक्टर की मिलना मुश्किल है। बट डेफिनेटली आप हताश होके नहीं आएंगे। दे विल ट्राई देयर बेस्ट टू गिव यू द बेस्ट ऑफ देयर फैसिलिटीज, ओके एंड डेफिनेटली मदर एंड चाइल्ड कम्स आउट टू बी हेल्दी। ऐसा नहीं है कि वहाँ पे जाके कुछ खराब हो जाएगा। इट इज़ वेरी गुड। पहले के मुकाबले इन्फेक्शन रेट्स काफ़ी कम हो चुके हैं, दवाइयाँ बहुत अच्छी आ रही हैं। आयुष्मान के तहत सारी नॉर्मल डिलीवरी एज वेल एज सिजेरियन डिलीवरीज गवर्नमेंट सेक्टर में शिफ्ट हुई हैं। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट है गवर्नमेंट की तरफ से, ऑल द गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, एंड द डॉक्टर्स आर ऑल्सो गुड, दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड। ओके मैम एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे जो आपने अभी आयुष्मान भारत का बताया, तो वो कुछ हॉस्पिटल्स में तो लागू होता है और कुछ हॉस्पिटल्स वाले मना कर देते हैं कि हमारे यहाँ पर नहीं है, तो उस केस में क्या करना चाहिए किसी पेशेंट को? अगर आप आयुष्मान कार्ड होल्डर हैं हम्म, तो आपको उन्हीं हॉस्पिटल्स में इलाज कराना चाहिए जहाँ पे आयुष्मान वर्क कर रहा है। ओके ठीक है। कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं, आयुष्मान हैज़ अ वेरी ब्रॉड कैटेगरीज, तो हर हॉस्पिटल हर कैटेगरी को नहीं ले सकता है ओके ओके बिकॉज ऑफ सर्टन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो अगर उस हॉस्पिटल में आपकी कैटेगरी नहीं एप्लीकेबल है तो डेफिनेटली आप वहाँ इलाज नहीं करा सकते। गवर्नमेंट ने बाकी सुविधाएं दी हैं, आपके पास पूरा पैनल है, प्लस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हमेशा खुले हैं क्योंकि वहाँ पे सारी कैटेगरीज उपलब्ध है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में है, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के कुछ लिमिटेड कैटेगरीज। कैटेगरीज उपलब्ध हैं जहाँ पे भी अलाउड है, जहाँ पे वो हॉस्पिटल एप्लीकेबल है उस कैटेगरी के लिए, आप बिल्कुल इलाज करा सकते हो। जो हमारे पास लैपटॉप, फोन्स और टेलीविज़न है, वो क्या इम्पैक्ट करते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी? जो 9 मंथ होते हैं उसमें क्या रियल में, जैसा सुना गया है, मतलब ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि आप फ़ोन ज़्यादा मत देखो, टीवी ज़्यादा मत देखो, क्या ये सही है या फिर? नहीं, डेफिनेटली ये सही है बिकॉज आजकल की टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो गई हो, इट हैज़ इट्स ओन साइड इफ़ेक्ट्स। इन डिवाइसेस से जो रेडिएशंस निकलते हैं वो आपके प्रेगनेंसी में, प्लस आपके जो फीटस जो ग्रो कर रहा है, जो भ्रूण पनप रहा है वहाँ पे, उसके ऊपर इफेक्ट आता है उन रेडिएशंस का। एंड देयर आर एविडेंसेस दैट शोज़ कि इसमें हमें हाई रिस्क फैक्टर्स दिखे हैं, प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशंस आए हैं, बच्चों में प्रॉब्लम्स आ रही हैं। जैसे आप बात करें कि अभी तो हम प्रेगनेंसी पे फोकस कर रहे हैं, बट व्हेन वी टॉक अबाउट किड्स, जो अब बाहर इतना फ़ोन और इतना लैपटॉप, इतना यूट्यूब, इन सब से वो हो रहे हैं, सब में एक स्टिमुलस आता है, ब्रेन बार बार बहुत हाइपर स्टिमुलेशन के साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है। एंड ये पेशेंट्स में, ये बच्चों में आप अटेंशन डेफिसिट सिंड्रोम जो कॉम्प्लेक्स बोलते हैं वो दिखने लगा है। सो नाउ किड्स रिक्वायर्स टू हैव अ restraint to that thing। जैसे कुछ कंट्रीज में आ गया है, ऑस्ट्रेलिया में आ गया है, यू कैन नॉट सी सोशल मीडिया, यू कैन नॉट सी यूट्यूब अंडर 18 ईयर्स बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ डिसएडवांटेज ऑन द ग्रोइंग किड। आपकी आँखों पे, आपके ब्रेन पे, आपकी एक मेंटल कंडीशन पे, आपकी थॉट प्रोसेस पे, सब पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आता है इस चीज़ का। एंड इट कैन बी नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट एज अ किड आप नहीं समझ सकते कि क्या अच्छा है आपके लिए, क्या बुरा है। सिमिलरली इन प्रेगनेंसी आप ये नहीं समझ सकते हो कि ये चीज़ आगे आप पे क्या प्रभाव डाल रही है, क्योंकि आपको रिपोर्ट सारी ही नॉर्मल दिखेंगी, लेकिन व्हेन कॉम्प्लिकेशंस अराइज होते तो वो कैसे आ रहे हैं। तो मतलब आपके हिसाब से बिल्कुल नो है? देयर हैज़ टू बी अ टिपिकल डेडलाइन या एक लिमिट होनी चाहिए हर चीज़ के लिए। कितनी होनी चाहिए आपके हिसाब से डिजिटल जो एसेट्स उनको फॉर यूज कर फीमेल्स अगर मैं बात करूँ या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम बात करें? हाँ एज अ विमेन मैं बात करूँ तो मैक्सिमम
नॉट मोर देन 15 to 30 मिनट्स एट अ स्ट्रेच आपको ऑनलाइन स्क्रीन पे ज़्यादा ध्यान देना लगातार नहीं चाहिए। देखना चाहिए। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो बोलते हैं कि हमें रात में नींद नहीं आती, हम्म, बार बार नींद टूटती है। नींद नहीं आती है, क्यों नहीं आती? क्योंकि आप जितनी बार हम हिस्ट्री लेते हैं उसमें से 99% फीमेल्स ये बोलती हैं कि हम रात में एक मूवी देख रहे थे, हम इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहे थे, हम कुछ ना कुछ स्क्रॉलिंग पे लग रहे तो थे, या हम इसलिए शॉपिंग नींद। कर रहे थे, बेबी के लिए शॉपिंग कर रहे हैं, बेबी कार्ड भर रहे हैं। तो अब ये वाली जो चीज़ें होती हैं, ये आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपकी आंखों के सामने जो स्टिमुलस है वो आपके ब्रेन को कितना स्टिमुलेट कर रहा है, एंड देन थॉट प्रोसेस विल कीप गोइंग। योर ब्रेन हैज़ एन इंटरनल नेटवर्क जो बार बार वो थिंकिंग प्रोसेस करता रहेगा। तो जब आप इतने एक्टिव रहोगे सबकॉन्शियसली, तो आप सोओगे कैसे? हाउ विल यू गेट अ गुड क्वालिटी स्लीप? और अगर आप सोओगे नहीं तो आपकी बॉडी ऑब्वियसली एग्जॉस्टेड रहेगी, और जो उसका बच्चा जो पनप रहा है वो भी डेफिसिट में जाएगा। बिल्कुल। एक और क्वेश्चन था कि वैक्सीनेशंस के बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए कि जैसे इन 9 मंथ्स में क्या क्या वैक्सीनेशंस होते हैं जो अभी गवर्नमेंट की तरफ से हैं या डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स के लिए वो लगाए जाते हैं। एज पर द गाइडलाइंस, जो फॉक्सी जो हमारा गायनोकोलॉजी का ग्रुप है, उसकी जो गाइडलाइंस आती हैं उसके अकॉर्डिंगली वी वैक्सीनेट द मदर, प्रेग्नेंट मदर, विथ टेटनस टॉक्साइड अराउंड 3rd and 4th month। एक सिंगल शॉट दिया जाता है। सेकेंड शॉट अब कॉम्बिनेशन वैक्सीन में कन्वर्ट हो गया है, जिसमें पर्ट्यूसिस ऑफ डिप्थीरिया टेटनस टॉक्साइड के साथ दिया जाता है अराउंड 7 मंथ, जिसे टीडैप के नाम से जाना जाता है। पहले 2 डोज लगते थे टीटी के, अब फर्स्ट डोज लगता है टीटी का, सेकंड कॉम्बिनेशन वैक्सीन लगता है, बिकॉज हमें मदर एज वेल एज फॉर द बेबी हु इज़ गोइंग टू कम आउट आफ्टर डिलीवरी, हमें दोनों को एक प्रोटेक्शन देना है। नेक्स्ट जो वैक्सीन रहता है वो ये थोड़ा सा ये भी बताते जाइए, ये किस चीज, मतलब पहला जो वैक्सीन आपने बताया वो किस लिए है और सेकंड है वो किस लिए है। टेटनस टॉक्साइड जो रहता है, नॉर्मली जब हम इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरीज करते हैं ना, वो जो औजार यूज़ करते हैं, तो लोगों को रिएक्शन होता है। ये पहले ज़्यादा होता था, अब इंडिया में काफ़ी कम है, एंड टेटनस टॉक्साइड उसके लिए लगाया जाता है। इट गिव्स एन इम्यूनिटी टू द मदर फॉर एनी सर्जिकल प्रोसीजर जिसके लिए वो आगे जाएगी। उसके अलावा जो टीडैप है वो मैंने आपको बताया, डिप्थीरिया और पर्ट्यूसिस के साथ टेटनस टॉक्साइड का कवर दिया जाता है आने वाले बच्चे के लिए, इवन माँ के लिए। इसके अलावा वी गिव अस फ्लू वैक्सीन। फ्लू वैक्सीन जो होती है, जो सीजनल चेंज होता है, उसमें जो वायरल इन्फेक्शन होता है वो मदर को कम से कम हो, उसके लिए हम फ्लू वैक्सीन सेफली दे सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज कोविड वैक्सीन। जिन मदर्स को नहीं लगा है उन्हें कोविड वैक्सीन दिया जा सकता है। फ्लू, कोविड, बोथ द वैक्सीन्स आर ऑप्शनल, बट टीटी वैक्सीन एंड टीडैप इज मैंडेटरी। देन कम्स अकॉर्डिंग टू द पेशेंट क्राइटेरिया। जैसे पेशेंट RH नेगेटिव है, किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है, उस पेशेंट में प्रोफिलैक्टिकली 7 मंथ पे हम इम्यूनोग्लोबिन देते हैं, RH इम्यूनोग्लोबिन, जिससे आने वाली डिलीवरी के बाद उसको आगे ज़्यादा प्रॉब्लम्स ना आए। ये चीज़ रहती है। और अगर कोई बीच में उनको कोई डिजीजेस हो या उसके अकॉर्डिंगली पेशेंट कैटेगरी वाइज अलग अलग वैक्सीन ये वैसे कॉमन है जो आपने बताया, बट जो कॉमन वैक्सीन है वो ये है। एक और चीज, जैसे बच्चों को, जब बच्चा पैदा होता है और उसके बाद 10-12 साल तक हम देखते हैं काफी वैक्सीन्स उसको लगती हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज है कि गवर्नमेंट के सेट्स अलग हैं और प्राइवेट हॉस्पिटल के अलग हैं, तो थोड़ा सा आप ये एडवाइस करिए कि क्या गवर्नमेंट ने जो बताए हैं हम उतने वैक्सीन्स लगवाएं, या प्राइवेट में जो बताए गए हैं हम उतने वैक्सीन्स लगवाएं। क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है जिससे हमें जो एक्स्ट्रा हैं वो लगवाने चाहिए या नहीं लगवाने चाहिए, बिकॉज ये बहुत एक मतलब कॉमन चीज है, लोगों के दिमाग में रहेगी कि गवर्नमेंट तो नहीं बोल रही है, प्राइवेट हॉस्पिटल बोल रहा है, वो शायद अपने प्रॉफिट के लिए बोल रहा है। तो जो वैक्सीनेशन कार्ड जब आप देखेंगे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक बेसिक गाइडलाइन है कि जो मेन डिजीजेस हैं माइलस्टोन के हिसाब से, उसका तो आपको प्रोटेक्शन देना ही है हर बच्चे को, भले ही वो गांव में है, भले ही वो शहर में। नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट प्राइवेट हॉस्पिटल्स या प्राइवेट क्लिनिक्स के जो इम्यूनेशन कार्ड्स होते हैं, उसमें देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस। हर ऑप्शन आपका, जो मेन वैक्सीन है वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन जो एड ऑन वैक्सीन होते हैं वो ऑप्शनल होते हैं, एंड इट इज़ फॉर द सेफ्टी ऑफ द चाइल्ड। इफ़ यू कैन अफोर्ड, डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट। क्योंकि जब एक बार बच्चा एक्सपोज हो गया या वो बीमार पड़ गया उस इन्फेक्शन से, तब आप ये सोच के गिल्ट में रहेंगे कि यार लगवा लेता तो अच्छा होता। बिल्कुल सही। एंड
किसी भी बच्चे को कब कौन सा क्या एक्सपोजर मिलेगा, किस वायरस का क्या इन्फेक्शन होएगा, वो ना नहीं हम पता। बता सकते हैं ना आप बता सकते हो। बट डेफिनेटली कुछ हिदायतें जो रहती हैं वो हैं कि अभी ये वैक्सीन लगना है इस एज पे। हम्म, कुछ वैक्सीन डेफिनेटली ऑप्शनल होती हैं, इफ़ यू कैन अफोर्ड गो फॉर इट, एंड देर आर ऑल्टरनेटिव्स ऑल्सो। तो वो आपके पीडियाट्रिशियन जो बच्चे को देखते हैं वो डेफिनेटली आपको ऑप्शंस देते हैं। जो HPV वैक्सीनेशन है वो मैंडेटरी है कि नहीं है? HPV वैक्सीनेशन अभी फ़िलहाल एज़ पर द गाइडलाइंस मैंडेटरी नहीं है, लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये मैंडेटरी होए। ओके। क्यों? क्योंकि HPV ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के अगेंस्ट जो वैक्सीन डेवलप हुआ है, ये आपके बच्चेदानी से संबंधित कैंसर्स को, ओके। जो महिलाओं में योनि के रास्ते जो कैंसर्स हो सकते हैं उससे रिलेटेड, उसके बचाव के साथ जिन महिलाओं को सफ़ेद पानी से रिलेटेड आगे जाके कैंसर होता है उनसे बचाव कराता है। ये वैक्सीन्स बॉयज़ के लिए भी अवेलेबल है, ओके। क्योंकि बॉयज़ में भी पीनाइल कैंसर या जो हम बोलते हैं गूदा द्वार एनल रिलेटेड कैंसर्स, इन कैंसर्स या वॉट्स जो होते हैं बच्चों में, इनको लेके भी प्रोटेक्शन के लिए बॉयज़ में भी ये वैक्सीन है। तो दिस शुड बी अ मैंडेटरी वैक्सीन सो दैट हमारी आने वाली आगे जनरेशन सबसे ज़्यादा सेफ रहे। बिकॉज यूट्राइन कैंसर्स की बात करूं या मैं बाकी एनल रिलेटेड कोलन कैंसर्स की बात करूं, इनका बहुत ज़्यादा अब राइजिंग टाइटर आप देख रहे हैं। हाँ, जो बिल्कुल। परसेंटेज है पहले के मुकाबले बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा, हाई है। बिल्कुल। पहले 100 में से एक इंसान कैंसर के बारे में सुना जाता था, बिल्कुल। अब हमें 10 में से एक आदमी मिल ही जाता है जिसे बिल्कुल। कैंसर हुआ है। बिल्कुल होता है। सो देयर हैज़ टू बी एन इंक्रीज अवेयरनेस फॉर दिस, एंड वैक्सीन बहुत ईजीली अवेलेबल है गवर्नमेंट के पास भी, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी। The vaccine is valid for 9 year onwards up till 45 years in women, ओके। and लड़कों में 9 years up till 26 years. अच्छा। तो there are multiple vaccines that are coming, लेकिन अभी जो मेन वैक्सीन्स बॉयज़ और गर्ल्स दोनों के लिए है वो है गार्डासिल 9। ओके। सो वो बेसिकली आपको 9 मेन कैंसर कॉजिंग स्ट्रेन से बचा रहा है, और इसका आपको शॉट पूरे लाइफ टाइम में लेना चाहिए। हमारा मानना ये है कि जितना जल्दी वैक्सीन दिया जाता है उतना अच्छा उस वैक्सीन का इफ़ेक्ट लाइफ लॉन्ग रहता है, जितना हम लेट देते हैं उतना कम इफ़ेक्ट आता है। एक गायनी से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है कि जो वैक्सीनेशन की बात कर रहा हूँ मैं, जो कोरोना के वैक्सीन्स लगे थे उसमें ये कॉमनली ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स आए जिन्होंने डबल दूसरा डोज लगाया और उसके बाद एक तीसरे को कुछ बोल रहे थे, थर्ड शॉट जो था, Booster dose. बूस्टर डोज, हाँ बूस्टर डोज लगा। जिन लोगों को ये तीनों डोज लगे वो लोगों को हार्ट अटैक की ज़्यादा हुआ और वो एक्सपायर हुए, और उसमें से एक, अब ये नहीं पता कि इससे ही हुए, पर वो मेरे ससुर साहब को भी लगा था और वो बहुत हेल्दी थे, वो गांव में रहने वाले इंसान है और डेली वो साइकिलिंग वॉकिंग, और अगर उनको जरा सा भी कहीं दर्द होता था ना, मतलब वो घर वालों को नहीं बताते, डॉक्टर के पास जाते थे कि भैया ये बताओ, इसकी रिपोर्ट दो, टेस्ट कराओ, मतलब बहुत ही एक्टिव एंड सेंसिटिव प्रॉम्प्ट। और वो साइकिल से सुबह आ रहे थे वापस घर पे और वो गिरे और वो एक्सपायर हो गए। तो वो कॉमनली ये थोड़ा मिथ है, क्या है, थोड़ा सा इसके बारे में? कोविड वैक्सीन, जिस टाइम पे कोविड जो आया था इन्फेक्शन, उस टाइम पे बहुत सारी रिसर्चेस हुई थी, एंड काफ़ी हद तक सारी रिसर्चेस इस मुकाम पे आई थी कि हमें वैक्सीनेट करना है जिससे जितनी ज़्यादा जनता बच पाए बचे, क्योंकि कोविड वैक्सीन का कोई इलाज वैक्सीन के अलावा कोई और हल समझ नहीं आ रहा था। एंड उस टाइम पे गवर्नमेंट जितना प्रयास कर सकती थी उतना उन्होंने उस रजीम को आगे अवेयरनेस में डाला एंड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया। डेफिनेटली ये ऑब्जर्वेशन आज डॉक्टर्स हम लोगों का भी है कि जिन्हें कोविड हुआ है या जिन्हें उस दौर से जो कोविड इन्फेक्शन के साथ निकले हैं उनमें बहुत ज़्यादा हमें हेल्थ रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा दिखे मिले। हैं। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ मल्टीपल थिंग्स। जेनेटिक म्यूटेशंस भी हो सकते हैं, क्योंकि वो वायरस कल्प्रिट है इस तरह के चेंजेस कराने के लिए। आज भी स्टडीज़ चल रही हैं, टिल नाउ देर आर रिसर्चेस गोइंग ऑन कि ऐसा क्या म्यूटेशन, ऐसा क्या जेनेटिक मेकअप इधर उधर हुआ कि जो एक हेल्दी इंडिविजुअल है वो एक उसमें चला गया मॉर्बिडिटी, या उसका बोले कि मॉर्बिडिटी इंडेक्स बढ़ गया या वो बीमार ज़्यादा होने लगा। ये एज अ डॉक्टर हमने भी ऑब्जर्व किया कि कोविड के बाद इंडिविजुअल, यंग इंडिविजुअल्स अगर मैं बोलूँ, वो ज़्यादा जल्दी हार्ट रिलेटेड इश्यूज से हॉस्पिटल आने लगे। देयर वर मल्टीपल प्रॉब्लम्स कमिंग अप।
जेनेटिक मेकअप चेंज हुआ, कुछ उसमें क्या चेंजेस आए बॉडी में, ये समझना मुश्किल है, बट आज भी द रिसर्च इज गोइंग ऑन, द एविडेंस इज अबाउट टू कम। ये बोलना गलत होगा कि सिर्फ वैक्सीन के कारण ये सब हुआ। अगर वैक्सीन नहीं लगता तो कोविड इन्फेक्शन होता, और कोविड इन्फेक्शन के कारण भी काफ़ी लोग परेशान हुए हैं। तो Deaths भी हुई हैं। बेसिकली इट वाज द बिगेस्ट नाइटमेयर ऑफ द होल वर्ल्ड जो हमने फेस किया आज की तारीख में। और आज भी साइंस उस चीज़ को बहुत विगरसली पढ़ने की, समझने की कोशिश कर रही है कि वो वायरस आज की डेट में भी कितना डैमेज कर सकता है, सिर्फ उस टाइम के लिए नहीं, आगे आने वाली जनरेशन्स में भी। अच्छा, तो मतलब जैसे चला गया हम लोगों के लिए, कॉमन लोगों के लिए चला गया, बट उसकी रिसर्चेज अभी भी चल रही हैं कि फ्यूचर में वो ना आए या वैसा Definitely, वायरस। अगर आप न्यूज़ में देखेंगे तो बार बार यही आता है कि वुहान में आज एक नया स्ट्रेन मिला है, हाँ, बिल्कुल। इधर कहीं और कोई और स्ट्रेन मिला है। सो बेसिकली वायरस हैज़ अ कैपेसिटी टू चेंज इट्स जेनेटिक मेकअप वेरी फ्रिक्वेंटली। ठीक है, वायरस इज अ नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जो बहुत जल्दी जल्दी अपना शेप चेंज करेगा, अपनी कैरेक्टरिस्टिक चेंज करेगा और एक नई बीमारी को उत्पन्न करेगा। हर बीमारी के लिए इलाज ढूंढना बहुत आसान नहीं होता, लेकिन एट द एंड वी हैव टू सेव द ह्यूमैनिटी, इसलिए तो हम काम कर रहे हैं। तो रिसर्चेज आज भी जारी हैं, आज भी हम एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं एंड कोशिश यही कर रहे हैं कि किस तरीके से हम इस चीज़ से पूरी तरह से उभर जाए और आगे आने वाली जनरेशन को प्रोटेक्ट कर पाए। मैम, जैसे कोई वुमेन प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो आप थोड़ा सा एडवाइस करिए उसको, वुमेन को नहीं, उसके हस्बैंड को और उसके जो फैमिली मेंबर हैं उसके लिए आपके पास क्या एडवाइस है, तो थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए कि उसको छोड़ के बाकी लोगों को क्या करना है फैमिली में। देखिए, बहुत आजकल के जनरेशन में तो बहुत इजी टॉपिक है कि जो हस्बैंड है वो भी बोलते हैं कि आई एम ऑल्सो प्रेग्नेंट, क्योंकि मेरी वाइफ प्रेग्नेंट है तो एज अ कपल मैं भी प्रेग्नेंट हूँ। एंड डेफिनेटली फिजिकली तो वो नहीं उस चीज़ को कोप अप कर सकता, लेकिन ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि जो एक महिला है जो प्रेगनेंसी के दौर से निकल रही है, उसके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, वेदर यू कॉल हार्मोनल, वेदर यू कॉल फिजिकल। तो एज अ फीमेल शी इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। जो उसके पास सबसे बेस्ट सपोर्ट है वो उसका हस्बैंड है। तो हस्बैंड का एक कुशनिंग इफेक्ट, एक सपोर्टिव इफेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपका एक पॉजिटिव नेचर ही उस महिला को उस फेज से बाहर निकाल लेगा। निकल तो वो खुद भी जाएगी, लेकिन जो एक जर्नी बोलते हैं ना, बहुत सुकून और स्मूथ जर्नी होती है, वो एज अ पार्टनर आपका बहुत बड़ा सपोर्ट और बहुत बड़ा रोल है उसमें। इट्स नॉट दैट इमीडिएटली यू विल बिकम अ फादर आफ्टर 9 months। सो ये जो फेज़ है इसमें मदर के साथ बहुत सपोर्टिव, बहुत पॉजिटिव होना ज़रूरी है। 100 कंप्लेंट्स बताएगी वो, लेकिन सुनना ज़रूरी है, क्योंकि और कोई है नहीं जिससे वो शेयर कर पाए। घर में भी जो बाकी लोग रहते हैं, सबका एक सपोर्टिव एटीट्यूड रहना, एक उसकी मेंटल वेलबींग के लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत आसान है बोलना कि तुम अकेली थोड़ी ना जो प्रेग्नेंट हुई हो, हम भी तो निकले इस फेज से, बोलते ही है, ये सारे लोग बोलते ही हम भी इस फेज से निकले हैं। तुम अकेली हो जो काम नहीं करोगी, हमने तो सारे काम किए थे, हम तो सारा पूरा घर बार संभालते थे, हम तो डिलीवरी के 2 दिन पहले तक काम करते थे। ये भी होता है कि मेरे तो 3 बच्चे थे, मैंने उनको संभाला है, तो मैं से एक नहीं संभाल रहा। ये जो चीज़ें होती हैं, ये आपके फीमेल को सपोर्ट नहीं कर रही हैं, ये उसको एक तरीके से एक नेगेटिव स्टिमुलाई दे रही है कि तुम अभी उतनी सक्षम नहीं हो जितने हम थे। बिल्कुल ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी नहीं है बोलना। जैसे बहुत बार बोला जाता है ना, किसी पेड़ को आप बार बार कुछ नेगेटिव बोलते जाओगे तो वो पेड़ भी अंत में मर जाएगा। ठीक है, ये एक वो है, एक रिचुअल है। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो आप जितना नेगेटिव बोलेंगे, उतना नेगेटिव स्टिमुलाई मदर पे जा रहा है, उतना वो विचारों में उलझी हुई है, उतना ही नेगेटिव स्टिमुलाई उस बच्चे में जा रहा है जो भ्रूण में पनप रहा है, पेट में उसके पनप रहा है। क्योंकि बच्चे की भी हियरिंग आ जाती है, बच्चे को भी टच फील समझ में आने लगता है माँ के पेट के अंदर। तो इसलिए हम बार बार बोलते हैं कि जो महिला प्रेग्नेंट है उसके आसपास सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिविटी होनी चाहिए। एवरीथिंग शुड गिव हर अ पॉजिटिव पुश इन द मोस्ट डिफिकल्ट केसेस ऑल्सो। मान लीजिए उसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेकिन वो जब किसी बच्चे को नई जिंदगी देने को तैयार है, तो आपको भी उसको उतना ही पॉजिटिव सपोर्ट देना ज़रूरी है। बिल्कुल, जैसे वो हिटलर ने बोला था, टेल अ लाई 100 times and it become truth। यस, तो वो बार-बार जो बोला जाएगा। दूसरा जो एक हम बात करते हैं गर्भ संस्कार की। गर्भ संस्कार क्या होता है? यही है कि महिला
के अराउंड इतनी पॉजिटिविटी, स्पिरिचुअल पॉजिटिविटी रहे कि जो भ्रूण पनप रहा है उसके अंदर, उसके पास एक पॉजिटिव स्टिमुलस ही जाए कि सब कुछ अच्छा है। अब तुम जिस जिंदगी को ले रहे हो, आने वाली जिंदगी में जब आ रहे हो, तो जो तुमने पास्ट में सफ़र किया वो तुम इसमें नहीं करोगे और आगे एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ बढ़ो। क्योंकि आप जो गर्भ धारण कर रही है महिला, उसके साथ बहुत चीज़ें चल रही हैं, उसे नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है उसके साथ। तो उसका जो डर है उसकी कोई सीमा नहीं है, बिल्कुल, और उसको कोई जवाब नहीं दे सकता। सही बात है, क्योंकि उसकी वो खुद की फेस कर रही है। उसकी खुद की डॉक्टर भी नहीं बोल सकती, वो सिर्फ एक सांत्वना दे सकती है कि सब अच्छा होगा, सब टेंशन मत लो। लेकिन जब तक अच्छा नहीं होगा वो महिला कैसे उस चीज़ को समझेगी? तो इसलिए पूरी जर्नी में हस्बैंड का, उसकी फैमिली का बहुत बड़ा रोल है। जो अभी न्यूली मैरिड कपल्स हैं, तो जैसे पहले शादी की एज होती थी 22-23 साल में शादी हो जाती थी, मतलब Right. मेरे बड़े भैया की 22-23 साल में शादी हो गई थी और 30 तक तो उनके 2 बच्चे हो गए थे। अभी मेरी खुद की शादी 30 पे हुई थी और अभी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने अभी भी शादी नहीं करी है। तो लोग शादी भी करते हैं और उसके बाद भी ये सोचते हैं कि मैं पहले सेटल हो जाऊं, या मेरी फिर आगे वाइफ सोचती है कि पहले मैं सेटल हो जाऊं, तुम तो हो गए, मैं कैसे होंगी, पहले मैं हो जाऊं तब मैं बच्चा, हम लोग बच्चा प्लान करने की सोचेंगे, और वो एज फिर बहुत ज्यादा हो जाती है। तो उन कपल्स को आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एज पर योर पर्सनल डिसीजन, बच्चा करना एक बहुत पर्सनल डिसीजन है। मोर देन अ कपल, इट इज़ द फीमेल्स डिसीजन कि अब मुझे माँ बनने के लिए क्या मैं तैयार हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये डिसीजन लेते लेते जब, जैसे हम साइंटिफिकली बात करें कि हमें 35 साल के बाद बच्चा धारण करने में परेशानी आती है, कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। ओके। ठीक है, एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड, इनफर्टिलिटी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस जब बढ़ते हैं तो फिर वो चेन कभी ख़त्म नहीं होती। ओके। ठीक है, तो डेफिनेटली इट इज़ अ ट्रेंडिंग थिंग कि हम आजकल बहुत सारे कपल्स को देख रहे हैं जो आफ्टर 33, 32, 35 ईयर्स तक फर्स्ट टाइम कंसीव कर रहे हैं बच्चे को। तो नॉर्मली हम यही समझाते हैं कि वेन एवर यू आर रेडी, आपका प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग, प्रेगनेंसी धारण करने से पहले आपका डॉक्टर से मिलना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। प्रेगनेंसी धारण करने से पहले? यस, क्योंकि इससे पहले क्या होता था, जब आप शादी यंग एज में करते थे, आपकी फर्टिलिटी बहुत हाई रहती है महिला की, एंड कोई इतना स्ट्रेस नहीं रहता उस उम्र में, एंड आप बहुत आसानी से बच्चा धारण कर लेते हैं, प्रेगनेंसी स्मूथली निकल जाती है। बट व्हेन यू टॉक अबाउट, जैसे जैसे एज बढ़ती है, स्ट्रेस बढ़ता है, आपका वर्कलोड बढ़ेगा, आपकी लाइफस्टाइल चेंजेस आएंगे बहुत ज़्यादा, एंड इन सारे सिनेरियो को देखते हुए जो आपका डाइट रहता है वो एक बैलेंस डाइट ना होने के कारण मल्टीपल टाइम्स ऐसा होता है कि या तो कपल कंसीव ही नहीं कर पाता, ठीक है, या फिर बच्चे में हार्ट बीट नहीं आ रही, बच्चा खराब हो रहा है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, मल्टीपल अबॉर्शन हो रहे हैं। तो ये सारी जब साइकिल्स शुरू होती है तो द कपल गेट्स फ्रस्ट्रेटेड मेंटली एज वेल एज फिजिकली भी एग्जॉस्ट हो जाता है। तो इस चीज़ को कम करने के लिए हम हमेशा एडवाइस करते हैं कि शादी कर ली आपने, वेन एवर यू वॉन्ट टू प्लान अ प्रेगनेंसी, वेन एवर यू वॉन्ट टू प्लान फैमिली, आप उससे मिनिमम 3 मंथ्स पहले अपने गायनेक को मिलिए, अपने प्री नेटल टेस्ट कराएं एज अ कपल, एंड देन मूव अहेड विद द बेसिक प्री नेटल विटामिन जिसमें फॉलिक एसिड मेन है, और उस एक्सपोजर के साथ एक हेल्दी लाइफस्टाइल के साथ आप आगे प्रेगनेंसी प्लान करें, सो दैट वेदर यू आर लेट और नॉट, कॉम्प्लिकेशन रेट्स तो कम हो जाएंगे। जितना हम प्रयास कर सकते हैं उतना तो हम करें। ओके, तो मतलब अगर लेट प्रेगनेंसी भी हम कर रहे हैं तो डॉक्टर को पहले हम बात करें। यस, डेफिनेटली, बिकॉज पहले के मुकाबले अगर मैं आज की बात करूं, द जनरेशन इज एक्सपोज टू लॉट मैनी थिंग्स, वेदर यू कॉल फास्ट फूड, वेदर यू कॉल अल्कोहल कंजम्पशन, स्मोकिंग, वेप कंजम्पशन, अदर काइंड ऑफ ड्रग्स, एवरीथिंग, रादर मतलब इन जनरल भी मार्केट में जो आपका प्रोसेस फूड आने लगा है, जो रेडी टू, हाँ, फ्रोजन फूड है, रेडी टू ईट फूड है, ये सब चीज़ें अब इतनी ज़्यादा हो गई हैं, कंज्यूमर कंजम्पशन इतना ज़्यादा हो गया है कि उसके साइड इफ़ेक्ट्स आपकी बॉडी पे आएंगे ही आएंगे, एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अ डॉक्टर टू अंडरस्टैंड इट वंस यू फेस दैट कॉम्प्लिकेशन। तब तो कुछ कर ही नहीं सकते, जितना पॉसिबल है वही कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको एक हेल्दी फैमिली चाहिए, वेदर यू आर स्टार्टिंग लेट, एटलीस्ट यू हैव अ चांस टू मीट योर डॉक्टर बिफोर। जैसे आपने फूड की बात करी, तो फ्रोजन फूड एक, अभी जैसे हम बात करें ना, हल्दीराम्स जो है, अगर आप थाली हल्दीराम की चाहे चेन्नई में खाओ चाहे दिल्ली में खाओ, सेम टेस्ट होता है, तो वो फ्रोजन फूड है।
और वो बहुत बड़ी ब्रांड है, इंटरनेशनल ब्रांड है। Definitely. तो जब आप एज अ डॉक्टर आप समझ रहे हो, मतलब एज अ नॉर्मल कंज्यूमर मुझे तो लगता है हल्दीराम बेस्ट है, ठीक है, बट वो फ्रोजन फूड दे रहा है। तो जब आपको पता है, तो गवर्नमेंट में भी बहुत सारे ऐसे आईएएस पीसीएस और बड़े बड़े डॉक्टर्स बैठे होंगे जिनको पता होगा, तो उस पर गवर्नमेंट का कुछ वो क्यों नहीं आता है, या फिर जब आप बात करते हैं फ्रोजन फूड मार्केट में क्यों है, मार्केट में बहुत सारी चीज़ें हैं। मार्केट में अल्कोहल भी है, स्मोक भी है, वेप भी है, सब पे गवर्नमेंट की तरफ से एक वार्निंग है, ठीक है। व्हेन यू कॉल अबाउट फ्रोजन फूड, सबके पास फूड लाइसेंस है, सो दे आर लायबल टू गिव यू द प्रोडक्ट। ओके प्रोडक्ट आपको यूज़ करना है कि नहीं, ये आपकी अपनी जागरूकता है। आप अपने आप के लिए, अपनी बॉडी के लिए कितना अवेयर हैं, कितने उस चीज़ को सीरियसली ले रहे हैं, उस चीज़ को समझना ज़्यादा ज़रूरी है। तो आजकल की जनरेशन अब डाइवर्ट कर रही है अपने आप को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, बार बार इंग्रेडिएंट सर्च करना, बार बार चीज़ों को बहुत डिटेल में सर्च करके फिर लेना। सो नाउ डेज द जनरेशन इज़ वेरी इंटेलिजेंट एंड वेरी स्मार्ट, दे आर जस्ट नॉट फॉलोइंग द ट्रेंड, they are creating the trend. यस So there has to be a base to it. So when we call कि क्यों मार्केट में है, तो वो चीज़ नहीं है, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन क्या एज अ कंज्यूमर आपको लेना है, वो ये हमें आपको देखना है। खुद डिसाइड करना है, क्योंकि ये चीज़ आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट डालेगी वो आपको समझना है। पहले से पता है, होना चाहिए कि आपको मालूम है ये गलत है। बट Yes. इसमें ना, जैसे आपने स्मोकिंग बोला या फिर अल्कोहल बोला, इस पे तो लिखा होता है वार्निंग, बट थाली पे तो लिखा भी नहीं है। थाली पे तो लिखा खा नहीं है, ले। लेकिन ये अवेयरनेस डेफिनेटली हाँ। आपके पॉडकास्ट से भी और इन जनरल भी बहुत ज़्यादा लोग गूगल करते हैं। इट इज़ वेरी नोन फैक्ट नाउ कि जितने केमिकल्स, जितने बीपीए या फैलेट्स जो प्लास्टिक में मिलते हैं, जिस पॉलीथिन को हम यूज़ कर रहे हैं, फ्रोजन फूड्स, परफ्यूम्स, कॉस्मेटिक्स, इन सब में जो केमिकल्स होते हैं वो आपकी फर्टिलिटी को और प्रेगनेंसी रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस को बढ़ावा देती है, ओके ठीक है। इनफर्टिलिटी के चांसेस इनसे ज़्यादा होते हैं। तो वेन एवर द पेशेंट एज अ कपल विल गो टू एन एनी इनफर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, वो सबसे पहले आपको यही हिदायत देंगे कि भाई इन एक्सपोजर्स, इन केमिकल्स से या इन फास्ट फूड चीज़ों से या फिर बाहर की चीज़ों से जो एक कल्परेट है, उस चीज़ से आप अपने आप को दूर रखें, सो दैट इट डजंट ऐड ऑन टू द कॉम्प्लिकेशन। ऑलरेडी आप कॉम्प्लिकेटेड तो हुई, बिल्कुल तो सही उस बात। चीज़ को और बढ़ावा मत दो। पैकेट फूड मतलब प्लास्टिक से जो भी पैक्ड प्लास्टिक फूड से है। रिलेटेड आते हैं, देयर आर एक मल्टीपल अभी रील बहुत वायरल हो रही है। आर्टिफिशियल कलर्स जो डलते हैं, देन देयर इज लॉट ऑफ पेस्टिसाइड केमिकल्स जो आपके इसमें आते हैं। आजकल की, आप बिल्कुल नॉर्मल भाषा में बोलूं कि आज अगर भिंडी घर में बनी है तो कोई खुशबू नहीं आएगी। पहले के ज़माने में भिंडी घर में बनती थी तो बाहर तक खुशबू आती थी बिल्कुल सही कि बात हाँ आज तो मम्मी ने भिंडी बनाई है, बिल्कुल सही। बाहर तक आएगी। सेम अब चीज़ कुछ यही नहीं है कि होता। बिकॉज द नंबर ऑफ पेस्टिसाइड्स, द नंबर ऑफ केमिकल्स यूज्ड, किस तरीके का प्रोडक्ट आपके पास सिटी में आ रहा है वो आपको नहीं पता है, कितना प्रोसेस होके आ रहा है। तो आप उसकी चमक दमक तो देख रहे हो, लेकिन आप उसकी क्वालिटी नहीं Patient असेस कर पा quality रहे हो, और नहीं जब क्वालिटी नहीं मिल रही है तो कॉम्प्लिकेशन रेट आपका बढ़ रहा है। इसी को हम लाइफस्टाइल चेंज या जो बोलते हैं एक मॉडिफिकेशन जो लाइफस्टाइल में होना चाहिए, वो इसी पे निर्भर कर रहा है। बिल्कुल कि गाँव आप का क्या आदमी, खा रहे हो। हाँ आप क्या खा रहे हो, आपका रहन सहन कैसा है, आपका उठना बैठना कैसा है। आज की डेट में भी गांव का आदमी सूर्योदय के साथ उठेगा, सूर्यास्त के साथ खाना खत्म करके सो जाएगा। बिल्कुल सिटी में इंसान तब उठता है जब दोपहर हो जाती है और तब सोता है जब नेक्स्ट टाइम आधी रात- सनराइज होने वाला है। हाँ, आधी रात होगी। तो द होल डायनामिक हैज चेंज। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपकी बॉडी एक नॉर्मल फंक्शन करे? नहीं कर सकती। अभी एक रील बहुत वायरल हो रहा है, बहुत लोगों ने उसको बनाया भी है कि प्लास्टिक बॉटल जो हम अपने फ्रिज में यूज करते हैं, जिसमें पानी लेते हैं, वो प्लास्टिक बॉटल की जगह आप ग्लास बॉटल यूज करिए। ये बहुत बहुत ज्यादा डेफिनेटली एज पर जितने भी हमारे अब साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे हैं, जो बीपीए प्रोडक्ट्स या फैलेट्स होते हैं, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज माइक्रो प्लास्टिक। आपको ऐसा लग रहा है प्लास्टिक की बॉटल से पानी पी रहे हैं, लेकिन उसका केमिकल डिजॉल्व होके उसी पानी में आ रहा है, वो एज माइक्रो प्लास्टिक आपकी बॉडी में डिटेक्ट हो रहा है। तो आप ये सोचिए कि आप प्लास्टिक चबा नहीं रहे हैं, लेकिन आपके बॉडी में तो है। देखते हुए तो आप नहीं चबाओगे, लेकिन जो बॉडी में डेवलप एविडेंसेस मिल रहे हैं उसको कैसे हम निगलेक्ट करें? ये पहले नहीं मिल रहा था,
And because of this microplastic, there are multiple genetic changes which are happening. There are multiple morbidities that are happening. कैंसर्स के रेट बढ़ गए हैं. आपने आजकल इतना कॉमनली सुना है कि भाई पेट का कैंसर हो गया, मुंह का कैंसर हो गया. तो क्यों हो रहा है? मेरी मदर को भी कैंसर ही हुआ था. क्यों हो रहा है? देयर हैज टू बी अ कल्प्रिट ना. कोई तो एक कांस्टेंट एक्सपोजर होना चाहिए जो बार बार वो इंसल्ट कर रहा है बॉडी में, जिसके कारण बॉडी को इतना बड़ा चेंज आ रहा है. तो ये सब चीजें हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी. मुझे लगता है गवर्नमेंट को भी ना इस पे कुछ एक्शन लेना चाहिए. जैसे पोलियो के लिए वो पूरे देश में कैंपेन चलाते नहीं, हैं दे कि आर पोलियो. डूइंग इट. गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा कैंपेन निकाला, नो प्लास्टिक्स हाँ. के लिए बोला. उनने प्लास्टिक को पेपर से रिप्लेस करने को बोला. देयर आर मल्टीपल. आप जाएंगे बिग बाजार, स्मार्ट बाजार, हर जगह पे वहाँ पे वो बोलते हैं आप अपना बैग लेके आइए, शॉपिंग बैग लेके आइए. सो बेसिकली द गवर्नमेंट इज डूइंग अ लॉट. लेकिन एज इंडियंस, एज द पॉपुलेशन ऑफ दिस कंट्री, वी नीड टू बी अवेयर एंड लिटरेट इनफ कि हमें भी एफर्ट लेने बिल्कुल सही पड़ेंगे बात है. सब कुछ हमारा government नहीं देश कर साफ सकती. करने के लिए. आप अपना घर साफ करने के लिए आपको ही एफर्ट लेने पड़ेगा. सही बात तो है. कोई घर और साफ सिर्फ करने नहीं आपका आएगा. 4 कमरे का घर नहीं है ना, पूरा भारत देश. आपका घर है. आप एक बंदा भी अगर थोड़ा भी एफर्ट डालेगा तो डेफिनेटली ये चीज एक बड़े पिक्चर में कन्वर्ट होएगी. तो इट इज फॉर योर बेनिफिट. मैम पीसीओएस के बारे में थोड़ा सा बताइए, क्या प्रॉब्लम्स है और क्या. PCOS पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के नाम से पहले जाना जाता था. अब आजकल इसकी जो न्यू टर्मिनोलॉजी है दैट इज पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम, PMOS. ओके. एक संक्षेप में अगर मैं बताऊं, बेसिकली जिन महिलाओं में लाइफस्टाइल चेंजेस के कारण आपके पीरियड्स इरेगुलर हो रहे हैं, आपका मोटापा बढ़ रहा है, आप थायराइड डिसऑर्डर्स की तरफ जा रहे हैं, डायबिटिक, प्री डायबिटिक या डायबिटिक स्टेटस की तरफ जा रहे हैं, जिनमें बहुत ज़्यादा वज़न बढ़ रहा है, ओबीस हो रहे हैं, उन महिलाओं में जब पीरियड्स पे इफेक्ट आने लगता है, आपके ओवरीज पे इफेक्ट आने लगता है, तो उनको हम इस कैटेगरी में डालते हैं, PMOS की कैटेगरी में. इसका ट्रीटमेंट या बेसिकली PMOS, जैसे शुरुआत में मैंने आपको बोला, ये एक लाइफस्टाइल चेंज के कारण आपकी बॉडी का कंडीशन है. ये बीमारी नहीं है, लेकिन आपकी बॉडी जो है बहुत जल्दी किसी भी बीमारी को कैच कर लेगी लाइक अ मैग्नेट. ओके. ठीक है. सो बेसिकली जिन महिलाओं में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है, जो बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाने के एक्सपोजर में है, जिनका लाइफस्टाइल बहुत डायनेमिक है, जैसे कि रात में समय पे नहीं सोना, सुबह लेट उठना, जिनके मील्स प्रॉपर बैलेंस्ड मील नहीं है, इन महिलाओं में, या फिर जिनका जेनेटिक ट्रेट ऐसा है कि पहले भी मम्मी, बहनें, बुआएं, मौसी, इन लोगों में भी इस तरीके के फीचर्स हैं, उन फीमेल्स में डेफिनेटली ये बीमारी आपकी आगे बढ़ सकती है एंड इट विल कॉम्प्लिकेट विद टाइम, अगर आपने इस पर ध्यान नहीं दिया तो. ओके. और लास्ट क्वेश्चन मैं पूछना चाहूँगा कि जो मेंटल हेल्थ है, ठीक है, वुमेन की, वो शुरू से लेके अभी तक, मतलब ये मेरी वाइफ के साथ भी है, वो भी ये बोलती है कि मैं बहुत परेशान हूँ, मैं बहुत या कभी घबरा जाती है, हाँ. छोटी सी बात पे बहुत बड़ी टेंशन ले लेगी कि पता नहीं, ये तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, अब सब कुछ खत्म हो जाएगा एकदम से. तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए. आजकल की जो मेंटल स्टेबिलिटी की बात अगर मैं करूं, तो इन दिस जनरेशन, या जिस तरीके का हमारे पास एक्सपोजर है, इतने सारे स्टिमुलस हैं, यूट्यूब पे कुछ ना कुछ आ रहा है, टीवी सीरियल्स में कुछ आ रहा है, मूवीज़ कुछ बोल रही हैं, न्यूज़ में बहुत कुछ आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें इंस्टाग्राम पे चलती रहती हैं. तो एक बेसिक ह्यूमन मेंटालिटी है कि जो आप देखते हो वो आप कुछ टाइम बाद महसूस करने लगते हो, और फिर आपको लगता है ये मेरे साथ भी यही हो रहा है. ठीक है. सिमिलरली एक छोटा सा उदाहरण दूंगी. किसी गाने को आप सुनते हो, आप गाने को जब गा रहे होते हो, तब आप उससे रिलेटेड कोई एक मोमेंट आपकी लाइफ का अगर होगा तो आप उसे याद करते हो, उसे रिलेट करते हो, जब्कि गाना अलग ही ट्रैक पे है, लेकिन आपका उस समय क्या एक मोमेंट आपके दिमाग में था, आप हमेशा रिलेट करते हो. तो दिस इज बेसिक ह्यूमन थिंकिंग. तो इस ह्यूमन थिंकिंग को जो कॉम्प्लिकेशन हुआ है सोशल मीडिया और एक्सपोजर के कारण, उसके कारण बहुत ज़्यादा इंस्टेबिलिटी हमें दिखने लगी है. तो ये बहुत बेसिक फीचर है किसी महिला के इसमें, कि उसको एंग्जाइटी हो रही है, उसे परेशानी हो रही है, उसे कभी भी घबराहट हो जाती है, चिड़चिड़ापन बहुत जल्दी आ रहा है. कहीं कुछ हद तक ये आप बोल सकते हैं कि इसके जो नॉर्मल पारिवारिक जो उसका स्ट्रेस है,
एज कि बच्चे को पालना है, हस्बैंड को देखना है, परिवार को देखना है, खुद को भी देखना है एज एन इंडिविजुअल, खुद की आशाएं भी पूरी करनी है, खुद के भी कुछ प्लानिंग है, कुछ मन है कुछ करने का, वो भी करना है। तो उस चीज़ से संबंधित जो महिला जिस चीज़ से जूझ रही है, उसमें जो तड़का मारने वाली चीज़ है वो है सोशल मीडिया। तो उसके कारण शी इज़ गेटिंग दैट मेंटल इंस्टेबिलिटी। बट ये हर बार साइकेट्रिक नहीं होती। बेसिकली इसमें ओनली काउंसलिंग एंड सपोर्ट ऑफ द हस्बैंड एज अ फैमिली इज़ रिक्वायर्ड ड्यूरिंग फ्यू फेजेस। जब आपके कुछ महिलाओं को प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, पीरियड्स आने से पहले इस तरीके के हार्मोनल चेंजेस के कारण मेंटली परेशान होती हैं वो। प्लस कुछ महिलाएं जो ड्यूरिंग मीनोपॉज हैं, जब उनका महीना ख़त्म होने वाला है, उस पड़ाव पे 40 साल की उम्र के आगे की हैं, उनमें भी इस तरह के बदलाव आते हैं। बहुत जल्दी परेशान हो जाएंगी, बहुत जल्दी घबरा जाएंगी, बहुत जल्दी पसीना छूटने लगेगा। तो इस तरह की कंडीशंस में उन्हें परेशान नहीं होना है, बिकॉज इट इज़ अ फेज ऑफ लाइफ। हर दिन हर पल एक महिला के अंदर उसके हार्मोन्स में उतार चढ़ाव है एज कम्पेयर टू सेम एज पे उस जो मेल मेंबर है उसकी बॉडी में इतने उतार चढ़ाव नहीं होंगे जितनी एक महिला के उसमें होंगे। तो ये बहुत कॉमन बात है कि मेंटल इंस्टेबिलिटी महिला में ज़्यादा कॉमनली दिखती है एज़ कम्पेयर टू मेल्स, और वो बहुत जल्दी एक्सप्रेस कर देती हैं उस चीज़ को, तो हम उसको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये इनको साइकेट्रिक इशू है। ऐसा नहीं है। मोस्ट ऑफ द फीमेल्स आर ऑल फाइन। उनको बस एक सपोर्ट की ज़रूरत है, एक काउंसलिंग की ज़रूरत है, एंड दे डू कम आउट ऑफ इट। और हमारा उतना ही एक रोल है एज अ गायनोकोलॉजिस्ट कि हम भी हर पेशेंट को उस कैटेगरी में ना डालें कि इन्हें नींद नहीं आ रही, नींद की दवाई दे दी जाए, इन्हें ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं, एंटी डिप्रेसेंट दे दिया जाए। ऐसा एज अ डॉक्टर मैं खुद पर्सनली नहीं करती। आई ऑलवेज प्रेफर कि मैं काउंसिल पहले करूँ, पेशेंट को समझूँ, एंड देन पोस्ट काउंसलिंग इफ़ मिनिमल सपोर्ट से वो पेशेंट बाहर आ सकती है उस फेज से, तो डेफिनेटली आई शुड गिव इट अ ट्राई। एक बच्चों से रिलेटेड मैं क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। अभी जो सबसे सोशल मीडिया, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, कि अभी 2 साल से 2.5 साल से लेके बच्चे जो 10 साल तक के हैं वो मतलब एडिक्टेड हो चुके हैं। मतलब सोशल मीडिया उन्हें चाहिए, उन्हें फ़ोन 2 घंटे 3 घंटे देखना है। तो एज अ डॉक्टर कुछ आप पेरेंट्स को एडवाइस करोगे कि हम क्या ऐसा कर सकते हैं जिससे हम उसको पूरा तो खत्म नहीं कर सकते, बिकॉज हम ऐसा नहीं है फोन फेंक देंगे, उसके फायदे भी बहुत सारे हैं, बट एज अ डॉक्टर आप क्या एडवाइस करोगे कि हम लोग क्या ऐसा करें कि इसको थोड़ा सा कम किया जा सके? मतलब अगर 100% है तो उसे 70% किया जा सके या 60% किया जा सके। मेन चीज़, आप अपना बचपना दोहराइए पहले। आपके बचपन में जब आपके मम्मी पापा आपको बात करते थे तो वो अपना फ़ोन साइड में रखते थे, फ़ोन होता भी नहीं था। नहीं था, फोन नहीं था। ठीक है, तो वो टाइम को याद करें जब हम आज की डेट में घर में घुसते हैं। हमारा खुद पहले 15 मिनट जो होते हैं उसमें हम कितनी बार फ़ोन देखते हैं, पहले हम वो ऑब्जर्व करें। अगर हम बच्चे को एड्रेस कर रहे हैं और हम बार बार अपना फ़ोन, हमारा ध्यान फ़ोन पे जा रहा है, तो ये बहुत नॉर्मल सी बात है कि बच्चा भी फ़ोन की तरफ डाइवर्ट होएगा। सो बेसिकली जो आदत शुरू होती है वो हमारे से शुरू होती है। हमें सोशल मीडिया, हमें फ़ोन, हमें अपने लैपटॉप्स, इन सब पे घर में जब हम काम से वापस आ रहे हैं एंड स्पेसिफिकली सिर्फ बच्चे से ओरिएंटेड टाइम दे रहे हैं, उस टाइमलाइन में वी शुड कीप इट अपार्ट। घर का टाइम अलग है, उनके साथ फिजिकल एक्टिविटी सिर्फ बोलने से नहीं होगी कि जाओ बाहर खेल लो। आपको भी एफर्ट डालना है, उनके साथ खेलना शुरू करिए, भले ही फिर आगे वो कंटिन्यू करते रहे खेलना, लेकिन आपको ही एफर्ट डालना है। बिकॉज आजकल की फैमिलीज जो हैं दे आर शॉर्ट स्मॉल फैमिलीज। अब 1-2 से ज़्यादा बच्चे नहीं हैं। पहले मोहल्ले के बच्चे मिलके खेल लेते थे, आपको खुद ही नहीं पता होता था कि आप कब सुबह निकले हो, कब रात में घुसे हो घर में। बट नाउ व्हेन यू टॉक अबाउट स्मॉल फैमिली, स्पेशली जो लोग मेट्रोज में रह रहे हैं, जिनके साथ ना दादा दादी है ना नाना नानी है, तो वो तो सिर्फ माँ बाप और बच्चे। अब उसमें भी अगर मम्मी पापा पूरे टाइम फोन पर लगे रहे या अपने लैपटॉप में लगे रहेंगे, तो आप बच्चे से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो एक टाइमलाइन ड्रॉ करे? वो नहीं कर सकता, आपको ही नींव डालनी पड़ेगी। बिल्कुल सही बात है। गांधी जी ने बोला था कि जो आप दुनिया में चेंज देखना चाहते हैं पहले अपने अंदर खुद के अंदर करिए। पहले आप खुद अपने आप को पहले फ़ोन से थोड़ा सा डिटैच करने की कोशिश करिए। मैंने बहुत सारे कपल्स देखे, फ़ोन हाथ में रख के डॉक्टर से बात करते हैं। आप बात कर रहे हो, आप फ़ोन देखे जा रहे हो, आप रिपोर्ट्स फ़ोन पे दिखा रहे हो, आप क्वेरीज फ़ोन पे देख के पूछ रहे हो, आप चैट जीपीटी पे डाल दे रहे हो। आप रिवर्स करिए।
आप फोन नीचे रखिए, अगर डॉक्टर पूरे टाइम फोन पे देख के आपसे बात करता सही रहे, बात है, आपको कैसा लगेगा? आपको गुस्सा आएगा, यू विल फील दैट द डॉक्टर इज एरोगेंट। बिल्कुल हमने फीस पे करी है, डॉक्टर हमें टाइम नहीं दे रहा। बिल्कुल लेकिन सही। एज अ डॉक्टर मैं भी डिमांड कर रही हूँ कि आप अपना फोन हटाइए, आप अपनी क्वेरी मुझे बताइए, आप उसी के लिए तो आए हैं। बिल्कुल सही। वो सेशन हैज टू बी 1-to-1। बिल्कुल सही। सेम चीज घर पे है, बच्चे से जब आप बात कर रहे हैं, इट हैज टू बी 1-to-1। फोन बीच में नहीं होना चाहिए। आप ऑफिस का काम ऑफिस में होता है, घर का काम बच्चों से संबंधित होता है। अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपको रिस्पॉन्स उसी तरीके से दें जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको भी रिस्पॉन्स वैसा देना पड़ेगा। वो आप ही से तो सीख रहे हैं, उनके पास तो कोई और रोल मॉडल है नहीं, बिल्कुल तो वो आपको देख रहे हैं, आपसे सीख रहे हैं, आपको ही डालना है। सबसे पहले आप चेंज करिए बच्चों को, उसके बाद चेंज सेकंड करिए। फेज में। हर कपल बिजी है, एवरीबडी इज रनिंग आफ्टर वर्क। आजकल प्रेशर इतना ज़्यादा है कि एक बंदा फैमिली का कमा रहा है वो काफ़ी नहीं है, तो सब काम तो सबको करना है। बिल्कुल। लेकिन ये फेज भी हमेशा नहीं आएगा, बच्चे बड़े हो जाएंगे, वो भी काम में लग जाएंगे, फिर तो काम फिर आप याद करते रह जाओगे। सही बात है, वो फेज चला जाए। फिर वो भी बोलेगा पापा मैं अभी फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, बाद में बात करता हूँ आपसे, बाद में आता हूँ आपके साथ टाइम स्पेंड करना। सही बात। तो इट हैज़ टू बी रिवर्स। बहुत सारे क्वेश्चंस के आपने जवाब दे दिए, बहुत सारे सवाल जो आंसर हो गए। तो अब आप लास्ट में जो वुमेन अभी जो कपल अभी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं या सोच रहे हैं करने की फ्यूचर में 6 मंथ या 1 ईयर में, तो आप उनको क्या एडवाइस देना चाहेंगी? फाइनल कोट आपसे हम ले रहे हैं स्पॉट। जो कपल्स चाह रहे हैं आगे एक हेल्दी फैमिली प्लान करें, सबसे पहले लाइफस्टाइल चेंज करें। आपका स्ट्रेस लेवल आपको कम करना है विद द हेल्प ऑफ अ बैलेंस डाइट, एन एक्सरसाइज रूटीन, अ बेसिक क्वालिटी टाइम विद योर पार्टनर, ना कि फ़ोन के साथ लगे रहें। प्लस जो आपके जितने भी लोग एक्सपोज्ड हैं टूवर्ड्स एडिक्शंस लाइक स्मोकिंग एंड अल्कोहल एंड वेप, इन सबको रिस्ट्रिक्ट करना चाहिए। फॉर फीमेल्स आई विल से फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत ज़रूरी है, जिसमें कोक्यू एंजाइम आता है, बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स आते हैं, सो यू कैन शिफ्ट टू दोज प्रीनेटल विटामिन्स। प्लस देर आर फ्यू फीमेल्स जो आज भी एक टाइमलाइन नहीं निर्धारित कर सकती हैं कि मुझे 1 साल में प्रेगनेंसी चाहिए, 2 साल में चाहिए, कब चाहिए। सो फॉर दोज फीमेल्स आई विल सजेस्ट कि अगर वो 35 ईयर्स से यंग है, पहले है, या वो अपना ओवम पिकअप या ओवम फ्रीजिंग करवा सकती हैं, एग्स स्टोर करा सकती हैं। सो व्हेन यू डिसाइड टू बिकम अ मदर, एटलीस्ट यू हैव अ गुड हेल्दी क्वालिटी ऑफ एग फॉर अ गुड बेबी टू डेवलप। तो ये चीज़ें मेट्रो में तो बहुत ज़्यादा नोन है, बी टाउन सिटीज़ में अब धीरे धीरे ये ट्रेंड डेवलप हो रहा है। सो यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू योर गायनेकोलॉजिस्ट, वो आपको सही डायरेक्शन में सही एडवाइस देंगी। ओके, थैंक यू सो मच मैम, थैंक्स फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू मैम।